नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। दोपहर के 1 बज चुके हैं। वक्त हो गया है कहानी कुर्सी की का। रोज की तरह खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, समीर चौगावकर जी, विजय त्रिवेदी जी और संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। देश में 27 की तैयारी शुरू हो चुकी है। इसी चुनावी पिच पर अब फुल सियासी प्रैक्टिस शुरू हो गई है और यूपी का दंगल सबसे इंपॉर्टेंट है। सनातन के पथ पर बीजेपी इस बार फिर लीड करने की तैयारी में है, तो अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी के ट्रैक पर पूरी बिसात बिछा रहे हैं। संसद के मॉनसून सत्र में सपा ने हर दिन चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाया, संसद परिसर के बाहर प्रोटेस्ट किया, दान पात्र लेकर चंदा वसूला और उसे दिल्ली के हनुमान मंदिर जाकर डोनेट भी किया। ऐसे में अखिलेश यादव ने चढ़ावा चोरी के ट्रैक पर एआई का सपोर्ट लिया है। एआई जनरेटेड वीडियो के जरिए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर सीधा अटैक किया। अखिलेश यादव ने आज कुछ घंटे पहले ये वीडियो पोस्ट करने के साथ ही गाने के साथ पूरे लिरिक्स को टेक्स्ट के तौर पर शेयर किया है। अखिलेश ने इस वीडियो से मैसेज देने की कोशिश की है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी में बीजेपी शामिल है और अगर बीजेपी किसी भी जन कल्याणकारी योजना की बात करती है, पैसे देने की बात करती है, तो उस पैसे को क्यों नहीं लेना है, ये अखिलेश यादव अपनी इस वीडियो के जरिए बता रहे हैं। तो अखिलेश यादव पूरी कोशिश कर रहे हैं कि राम मंदिर के इर्द गिर्द ही पूरी सियासी पिच को तैयार किया जाए। इसमें कितना कामयाब अखिलेश यादव होंगे, आइए इसी पर करते हैं चर्चा की शुरुआत। हर्षवर्धन जी, इस वीडियो में सीधे तौर पर अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि चोरी का पैसा है और इस चोरी के पैसे को एक्सेप्ट नहीं करना है जनता को, वरना पाप लगेगा, श्राप लगेगा। ये यूपी की लड़ाई आपको किस ओर जाती हुई दिख रही है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि अखिलेश यादव को ये डर लग रहा है कि अगर जो अलग अलग राज्यों में सीधे खाते में पैसा देने की योजनाएं सरकारों ने चलाई है, हालांकि मैं पूरी बात करने से पहले बीच में ही बोल दूं कि मैं इसका घनघोर विरोधी हूं। कोई भी सरकार अगर सीधे खाते में किसी के पैसे डाले तो मैं उसका घनघोर विरोधी हूं। लेकिन जो अभी तक दिख रहा है, जहां जहां इस तरह की योजनाएं चली हैं उसका लाभ मिला है। किसको मिला है? सरकार को मिला है। यहां उनको लग रहा है कि अगर ये योजना यहां भी चली और योगी आदित्यनाथ के पक्ष में वो चला गया तो हमारे लिए वैसे ही मुश्किल है, और अगर ये चला तो फिर क्या होगा? फिर वो जिसको कहते हैं ना क्लीन स्वीप हो जाएगा, ऐसा क्लियर मैंडेट हो जाएगा, उसका डर है उन्हें। अब उसमें ये जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए ये चंदा चोरी का पैसा है या चढ़ावा चोरी का। लेकिन मुझे लगता है कि अखिलेश यादव के जो भी रणनीतिकार हैं उनको कांग्रेस से इस मामले में सीखने से बचना चाहिए, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने पहला जो बड़ा एआई वीडियो बनाया था वो नरेंद्र मोदी की माताजी का बनाया था, और उस वक्त आपको याद होगा कि बिहार के चुनाव चल रहे थे, उस वक्त का वीडियो था। और क्या हुआ? उससे पहले किसने ऐसा एआई वीडियो बनाया था? तो अरविंद केजरीवाल ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बनाया था कि देखिए अंबेडकर जी आशीर्वाद दे रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसकी प्रतिक्रिया में वीडियो आए, अंबेडकर जी ने जोर का थप्पड़ मारा अरविंद केजरीवाल को, एआई वीडियो में ही, मतलब सच में नहीं मारा था, जैसे आशीर्वाद मिला था एआई वीडियो में वैसे ही मारा। उसके बाद फिर वो भाजपा की तरफ से चला और अब ये आ रहा है। मेरा ये मानना है कि आप एआई वीडियोज का इस्तेमाल करिए, लेकिन ऐसी जो कहे ना कि उसकी ऐसी क्या कहें कि प्रभावशाली स्क्रिप्ट हो, ऐसा कुछ हो कि सामने वाले के दिमाग में आए हो। मुझे नहीं लगता कि इससे उनको लाभ होगा। और ये वीडियो जो मैंने देखा, ये तो जिसने बनाया है वो आप अगर उसको सुने देखें तो बिल्कुल ही लगता है कि वो प्रभावहीन है, और किसी ने बस कहा कि ठीक भाई एआई में 2 प्रॉम्प्ट डालो और वीडियो बना के दे दो। ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता है। मुझे लगता है अखिलेश जी के लिए बड़ी मुश्किल होने वाली है। दूसरे मुद्दों पर वो लड़े तो यूपी में बहुत से मुद्दे हैं, उस पर काम कर सकते हैं। अब देखिए, इस वीडियो में अगर फोकस की बात करें समीर जी, तो राम मंदिर चढ़ावा चोरी की बात दिखाई जा रही है और खासकर महिलाओं को केंद्र में रखकर इस वीडियो को पोस्ट किया गया है। ये उस योजना का काउंटर है जो चर्चा उत्तर प्रदेश में चल रही है कि महिला के खाते में डायरेक्ट पैसे अब ये सरकार देगी। ऐसे में महिला वोटर्स को क्या अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं? देखिए, अखिलेश यादव की पूरी कोशिश होगी कि राम मंदिर में जो चढ़ावा चोरी का जो मामला हुआ था उसे चुनाव तक बनाकर रखा जाए और किसी भी तरीके से उसका राजनीतिक लाभ आने वाले विधानसभा में लिया जाए। लेकिन जहां तक अखिलेश यादव को जो सबसे बड़ा डर अभी लग रहा है कि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम लेकर आने वाली, और कहा जा रहा है कि अभी घोषणा हुई नहीं है कि 50,000 रुपये होंगे, उसमें 30,000 पहले देंगे, बाद में 10,000 की 2 इंस्टॉलमेंट देंगे, या 20,000 पहले देंगे और 10,000 की बाद में इंस्टॉलमेंट दी जाएगी। ये अखिलेश यादव के डर का सबसे बड़ा कारण है। इसका बड़ा कारण ये है कि पूरे 10 साल अगर अखिलेश योगी आदित्यनाथ की सरकार को देखें, 2017 से लेकर 2027 जब चुनाव में जाएंगे तब तक अखिलेश यादव के पास कोई ऐसा भ्रष्टाचार का बड़ा आरोप योगी सरकार पर वो लगा नहीं पाए, योगी जी के ऊपर व्यक्तिगत वो कोई आरोप लगा नहीं पाए। तो उन्हें लग रहा है कि मेरे पास कोई ऐसा कुछ है नहीं कि मैं योगी के खिलाफ चुनाव में जा सकूं। और जो महिलाओं को योगी आदित्यनाथ ने
अपराधियों से उत्तर प्रदेश को मुक्त किया, जिस तरीके से मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद का जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मिट्टी में मिला देंगे और अपराध मुक्त करने का काम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश को किया है, तो महिलाएं तो वैसे ही सुरक्षित अपने आप को बहुत महसूस कर रही है योगी सरकार में कि अब रात को 11 बजे और 12 बजे भी महिलाएं आराम से घूम सकती है, क्योंकि उन्हें पता है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इस चौराहे पर अगर कोई बदमाश हरकत करेगा तो अगले चौराहे पर उसका इनकाउंटर हो जाएगा। तो ये जो महिलाओं को जो ताकत योगी जी ने दी है कि आप आराम से उत्तर प्रदेश में रहिए, यहाँ कोई अपराधी रह नहीं सकता, तो मुझे लग रहा है ये एक बड़ी ताकत महिलाओं की योगी के साथ जुड़ी है। और उसके साथ अगर महिलाओं को कैश ट्रांसफर की एक एडिशनल सपोर्ट मिलती है, देखिए सिर्फ कैश ट्रांसफर के आधार पर कोई चुनाव जीत नहीं सकता। इसे तमाम राज्यों में चुनाव हुए, जगन मोहन रेड्डी ने इतना कैश महिलाओं को दिया, उसके बाद वो बुरी तरीके से चुनाव हारे। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने किया था, वो हारे। दिल्ली में तो अरविंद केजरीवाल है जो तमाम योजनाएं लेकर आए, वो चुनाव हारे। अशोक गहलोत ने राजस्थान में इतनी योजनाएं घोषित करी महिलाओं को लेकर, वो चुनाव हारे। तो सिर्फ उसके दम पर चुनाव नहीं जाता। योगी आदित्यनाथ का जो कामकाज है 2017 से लेकर लगातार, वो एक बहुत बड़ी ताकत योगी के साथ है। और उस ताकत में महिलाओं का कैश जुड़ जाएगा तो एक मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोई ताकत फिर योगी आदित्यनाथ को चुनाव से हराने की स्थिति में नहीं रहेगी। योगी निर्विवाद रूप से चुनाव जीतेंगे। तो अखिलेश को यही डर है कि पहले ही योगी मजबूत है, ऊपर से कैश ट्रांसफर करेंगे तो अखिलेश यादव के लिए कोई स्कोप नहीं बचेगा, वो चुनाव लड़ने के पहले चुनाव से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि जो योगी आदित्यनाथ का कोर वोट बैंक है उसमें सेंधमारी की जाए, चाहे वो फिर सॉफ्ट हिंदुत्व की बात विजय जी हो या फिर महिलाओं को रिझाने की बात हो। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन दोनों ही जगह थोड़ा सा मतलब वैसे तो वो ज़्यादा समझदार लोग हैं, अनुभवी लोग हैं अखिलेश जी, लेकिन दोनों ही इशू पर बहुत कमज़ोर फ्रंट पर नहीं है योगी आदित्यनाथ। हिंदुत्व वाले मसले पर तो मुझे वैसे भी नहीं लगता कि हिंदुत्व वाले मसले पर उनको कोई लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है उनके साथ या होगा। और जैसे चढ़ावा चोरी का है ना, इसमें ये क्या है, थोड़ा सा दुधारी तलवार है। आप चढ़ावा चोरी तक जाएं लेकिन कहीं यहाँ स्लिप ना हो जाए कि सनातन और हिंदू धर्म पर कुछ मसला आ जाए तो वो आपको नेगेटिव कर सकता है। ये दुधारी है, मतलब चढ़ावा चोरी से तो हिंदू जो लोग हैं, जो भक्त लोग हैं, श्रद्धालु हैं, वो सब दुखी हैं, लेकिन वो उसको वहाँ तक नहीं ले जाना चाहते कि आप धर्म के साथ उसको जोड़कर देख लें। चोरी तक तो ठीक है, अब इस बारीक लाइन को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। महिलाओं के साथ वो कर सकते हैं, महिलाओं पर कैसे काम करना है। और वो तो ये चढ़ावा चोरी का पैसा 50,000 रुपये है या किसका है वो तो अलग इशू है। आप भी 40,000 रुपये की योजना लेकर आ रहे हो तो फिर इसमें क्या मुकाबला हुआ? या तो आप कहते हैं कि भाई हम ऐसे ही लड़ेंगे, इसके विरोधी हैं। हाँ, हालांकि हम तो दोनों के लिए खिलाफ हैं। हम लोग इस तरह की फ्रीबीज पर लगातार बात करते रहे कि उसके साथ नहीं है। मुझे लगता है अखिलेश जी को एक बार पूरे 10 साल का योगी सरकार का एनालाइज करवाना चाहिए किसी के साथ, और फिर उसमें से देखना चाहिए कि किस इशू को वो अटैक कर सकते हैं। ये जनरल करने से काम नहीं चलेगा। और फिर वो जैसे डिफ्यूज उनका हो रहा है एक तरह से, कंसंट्रेशन में कह रहा हूँ कि जैसे पीडीए में जो पंडित जी आए थे उनके, वो भी मतलब मुझे नहीं पता कि कितना फ़ायदा उनको होगा नहीं होगा। ये मानकर चलिए कि कोर्ट पर जनेऊ पहनने से नहीं बनेंगे आप हिंदू। और वो खासतौर से हिंदुत्व की लड़ाई पर तो योगी आदित्यनाथ से लड़ने का कोई बहुत राजनीतिक समझदारी मुझे नहीं लगती। बाकी तो जो होगा वो देखी जाएगी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मुझे लगता है कुछ और इश्यूज उनको तलाशने चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये सरकार को आप ब्लैंकेट वो दे रहे हैं कि भाई वो जीत ही जाएंगे। कोई चुनाव को तो मैं कभी भी नहीं मानता, कोई भी चुनाव कोई भी जीत सकता है, हार सकता है, लेकिन उस पर काम उनको करना चाहिए। अब देखिए, अखिलेश यादव इस वोट बैंक पर नजर लगाकर रखे हैं, तो दूसरी तरफ अब जेनजी की चर्चा उत्तर प्रदेश में खूब हो रही है। अखिलेश यादव राम मंदिर चढ़ावा चोरी के ट्रैक पर बीजेपी को घेरने की फिराक में है, तो सीएम योगी सनातन के साथ साथ जेनजी को अपने पाले में लाने का बेस तैयार कर रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस पर जेनजी और जेन अल्फा को लेकर सीएम योगी ने कई बड़े ऐलान किए और कहा कि जल्द ही यूपी सरकार जेनजी और जेन अल्फा के लिए नई यूथ पॉलिसी लाएगी। योगी ने कहा है कि यूपी का युवा पलायन की समस्या से मुक्त हो चुका है, निवेश और रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। आने वाले दिनों में हर युवा के हाथ में स्किल, इनोवेशन और रोजगार होगा। प्रदेश के युवाओं से कहना चाहता हूं, आपकी प्रतिभा से ही यूपी की शक्ति निहित है। हमारी सरकार ने नकल माफिया, भर्ती माफिया के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की है। हम अपने डेमोक्रेटिक डिविडेंड को डेवलपमेंट इंजन के रूप में बदल रहे हैं। जेन जी और जेन अल्फा के लिए एआई, मशीन लर्निंग, सेमीकंडक्टर, आज घोषणा करते मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि यूथ पॉलिसी के माध्यम से
प्रदेश के युवा को एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ उनके स्किल, इनोवेशन और अधिक मजबूती प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। अब देखिए, जेनजी को लुभाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अगर वोट बैंक की बात संगीत जी कर लें तो 15% वोटर्स जो हैं वो जेनजी हैं इस बार उत्तर प्रदेश में, और ये 15% वोटर्स ही इस बार ये डिसाइड कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन सत्ता में रहेगा और कौन सत्ता से बाहर रहेगा। ऐसे में उन्हीं को लुभाने की कोशिश चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, सब कर रहे हैं। संगीत जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपकी आवाज नहीं जा पा रही है टेक्निकल खामी की वजह से। आपके पास मैं आऊं उससे पहले हर्षवर्धन जी, ये जो हम जेनजी की बात कर रहे हैं, जेनजी वोटर्स इस बार कितने निर्णायक साबित होंगे? देखिए, मैं बार बार इसको कहता रहा हूं और फिर से कहूंगा। हालांकि अभी मुझे किसी ने कहा कि आप कहते हैं कि मैं बार बार ये कह रहा हूं, ये मत कहा कीजिए, लेकिन कहने की आवश्यकता है। जेनजी ऐसे बात हो रही है जैसे जेनजी के अलावा देश में कोई है नहीं, जैसे जेनजी एक कोई अलग मंगल ग्रह में रह रहा हो, उसका कोई जिला, जवार, प्रदेश, देश ऐसे बन गया हो। मुझे लगता है एक तो इस सिंड्रोम से बाहर आना पड़ेगा, इसकी जरूरत है बड़ी। फिर क्या नौजवानों की समस्या है? बिल्कुल। क्या नौजवानों की आकांक्षा है? बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश का चुनाव, जो कि देश का सबसे बड़ा राज्य है, तो सबसे बड़ी संख्या उन नौजवानों की यहां है और उन्होंने अलग अलग मसलों पर अपने प्रदेश को बेहतर होते हुए देखा है और उसके आधार पर लगातार वोट भी किया है। 10 वर्षों से लगातार, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया है। अब अगर भारतीय जनता पार्टी पर 10 वर्षों के लगातार विश्वास के बाद वो खड़े होंगे और 2027 में उत्तर प्रदेश के लिए और 29 में देश के लिए वोट डालने जाएंगे, तो वो पूछेंगे कि आपने हमारी आकांक्षाओं को जहां ले जाकर खड़ा किया उससे आगे क्या, अंग्रेजी में कहा जाता है ना, व्हाट नेक्स्ट, और वो ये तय करेगा कि ये चुनाव किस दिशा में जाएगा। और इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि जब आप किसी को कहते हैं कि भाई ठीक है, अच्छी रफ्तार में चलो, बढ़िया से चलो, और उसके बाद अचानक आप कहते हैं कि ठीक है तुम इस रफ्तार में तो चली रहे हो, हम तुम्हें लेकर आए, तब वो चिढ़ने लगता है। इसको समझिए। और दुर्भाग्य से भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार अब उस जनरेशन को चिढ़ाते हैं। वो जब कहते हैं कि अच्छा देखो तुम्हारा ये भला हो गया, इतने दिन से ये नहीं हुआ था, तो उनको लगता है कि अरे भाई ये तो हमारे सामने का देखा हुआ है, हम तो 22 साल के 25 साल के जो हुए तो हम तो बचपन से ही देख रहे हैं, हमने तो कोई ऐसा बड़ा चेंज नहीं देख लिया। ये उनके पहले वाली जनरेशन थी। तो तब जब आप कहेंगे तो जेनजी और जेन अल्फा को कम्युनिकेट करने का तरीका ठीक करना पड़ेगा और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा ही निभाएगा। अब देखिए, अगर चुनाव की ही बात कर लें तो उत्तर प्रदेश की सियासत में जो सरकारें हैं 3 से 5% के डिफरेंस पर बनती बिगड़ती हैं, और ऐसे में अगर युवाओं का वोट 3 से 5% इधर उधर शिफ्ट करता है तो बहुत बड़ी निर्णायक भूमिका युवा विजय जी निभा सकते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में। बिल्कुल। और मैं हर्ष जी की बात को आगे बढ़ाते हुए कह रहा हूं कि आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिए और ये मत समझिए कि आपने कोई योजना दे दी है तो उससे वो काफ़ी है, क्योंकि अभी तक हमारे राजनीतिक दलों की ये आदत में आ गया है कि एक योजना दे दी, एक फ्री बीज दे दी, एक अनाज दे दिया, एक साइकिल दे दी, है ना, उससे वो आ जाएगा। वो उस पर नहीं आ रहा, वो बहुत बारीकी से इन डेप्थ तरीके से काम कर रहा है, वो ज़्यादा जागरूक है, आपकी बातों को वो ऐसे ही नहीं लेता जैसे आप कह रहे हैं। तो उसको, और ये योजनाएं भी जो हम शुरू करते हैं ना चुनाव से पहले, इसको भी एक बार देखें कि उनको स्पेसिफिक किस चीज़ की ज़रूरत है। युवाओं के अब क्या हो गया कि फैशन आ गया, जब से ये जंतर मंतर का जो जंतर चला है, तो उससे क्या हो रहा है कि हर जगह जेनजी हो रहा है, अब सब भूल गए इसको। मैं तो एक तरह से ये भी देख रहा हूँ, जिस पर मैं कल चर्चा कर रहा था, कि भाई क्या होता है कि माइनिंग में जैसे होता है ना कि माइनिंग में एक ब्लॉक खत्म हो गया तो हम दूसरा ब्लॉक एक्सप्लोर करते। तो पॉलिटिक्स में क्या हुआ कि पहले हमने चलाया धर्म को, फिर चलाया जाति को, ओबीसी और आरक्षण खत्म करने को, फिर चलाया ब्लॉक हमने महिलाओं का। अब सब ब्लॉक खत्म हो गए, तब जेनजी का ब्लॉक आ गया। लेकिन हर जगह के माइनिंग ब्लॉक के अलग अलग टेक्निक काम में लेनी पड़ती है। ये बात पॉलिटिकल लीडर्स को, ये योगी जी के लिए नहीं कर रहा, जो भी लोग हैं सब लोगों को उस ब्लॉक को अलग तरीके से देखना पड़ेगा कि उसको कैसे आप माइन कर पाएंगे।
इस आंदोलन के बाद, जंतर मंतर के आंदोलन के बाद, अब नेताओं के भाषणों में जेनजी शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, युवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका सीधा सीधा मतलब यह है संगीत जी कि फोकस तो है, लेकिन इनको कैसे अपनी तरफ लेकर आएंगे, क्योंकि ये डिमांड करता है, इसको रोजगार की जरूरत है, इसको शिक्षा की जरूरत है। और जब आप कोई योजना देते हैं तो युवा वर्ग आपसे पूछता है कि आप रोजगार के लिए क्या कर रहे हैं, हमारी शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं। एक बात बोलना चाहता था, छूट गया था। योगी जी यदि पढ़े नहीं भाषण को तो ज़्यादा बेहतर लगते हैं, और स्वतंत्रता दिवस पर कुछ आर्य समाजी जैसे लग रहे थे, तो उनका चमकता हुआ ललाट जो है ना वो फेंटे से थोड़ा सा कम दिख रहा था, तो तेजस्विता जो है ना जो दिखनी चाहिए थी वो दिख नहीं रही थी। तो जो भी उनके हैं, हम लोगों का तो यही उम्मीद रहेगी कि वो जिस लय में बोलते हैं, जिस तेजस्विता और ऊर्जा के साथ वो भाषण करते हैं, हालांकि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर जब इस प्रकार का कोई भी उद्बोधन होता है तो बड़ा लीक से हटकर कुछ भी बात निकल जाए तो बड़ा कठिन हो जाता है, तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छा बोलते हैं। दूसरी बात, मुद्दे की बात आते हैं। देखिए 132 ऐसी कंस्टिट्यूएंसी थी पिछली बार उत्तर प्रदेश में जिसपे 2000-1000 के बीच का जो अंतर था उसके आधार पर फैसला हुआ है। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला था और जो समाजवादी पार्टी को वोट मिला था उसके बीच का अंतर 9% के आसपास था। यदि सारे गठबंधनों को मिला देते हैं तो वैसे में उस वोट प्रतिशत का अंतर जो है वो 7% के आसपास आ जाता था, यानी कम जाता था। लेकिन 12.33% वोट जो है वो मायावती जी को मिला था, और इस कारण से मिला था कि मुसलमानों का पूरा ये सोच आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी से वो नहीं लड़ रही है, इसलिए सारा मुस्लिम वोट जो है वो शिफ्ट कर गया था समाजवादी पार्टी की तरफ। कांग्रेस 1 कुछ प्रतिशत 3-2 या कुछ ऐसे 3-1% के आसपास वोट उसको मिला था। आज के दिन में कांग्रेस पार्टी, उसमें से राजभर की पार्टी निकल गई है। राजभर की पार्टी आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। चुनाव आते आते तक यदि कोई भी मोर्चा बदल जाए तो हम कह नहीं सकते हैं। अब बात आती है कि क्या ये जो 7% का गैप था, तो क्या ये जेनजी जिसे हम कहते हैं, एक तो हमारे यहाँ होता क्या है कि बच्चा एक यदि किसी ढक्कन के नीचे जिसे कहते हैं ना नाली में गिर जाए या खुले पानी वगैरह में गिर जाए कहीं पर, तो पूरा मीडिया जो है फिर बच्चों पर शुरू हो जाती है। कोई एक घटना घटी उसी को पूरा मीडिया लेकर के इतना मथता है, इतना रगड़ता है। हम उसके बारे में मूल्यांकन करना, इमोशनल मूल्यांकन ज़्यादा करते हैं। हम जिसे कहते हैं रीगर एनालिसिस जो होता है हमारे यहाँ कम ही होता है। अब आप देखिए कि ये जो जेनजी का आंदोलन था, क्या ये वाकई पूरे जनरेशन का आंदोलन था या एक विचार पर से जुड़े हुए एक वैचारिक आग्रह या दुराग्रह जो भी कह लें, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वैसे भी वोट करता है और उनसे जुड़े हुए लोगों का ये आंदोलन था। ये ऐसा मेरा मानना है और पहले दिन से मानना है। अब इसमें हुआ क्या कि बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जो तटस्थ थे, जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी थे या तटस्थ थे, वो भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। क्यों हिस्सा बने? इसलिए हिस्सा बने क्योंकि वह नीट पेपर के लीक से जुड़ा हुआ मामला था जो सभी के घरों को प्रभावित कर रहा था। तो क्या वो लोग जो हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, जिनके अपने भी पहले भी वो वोट करते आए थे, क्या वो सारे के सारे इस साइड आकर के पलट जाएंगे? मुझे ऐसा नहीं लगता है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी का जो ग्राउंड वर्क है, जिसके बारे में जिक्र यहां पर किया गया, समीर जी ने भी जिसका बड़ा जिक्र किया कि डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, केंद्र की योजनाओं का फायदा बहुत हुआ है। यदि आप बिहार में जाकर के और आप पूछते किसी से कि भाई वोट किसको देंगे, तो मकान मुझे मिला है तो वोट किसको देंगे? नरेंद्र मोदी को ही देंगे, नीतीश जी को ही देंगे। बहुत सिंपल क्लियर फंडामेंटल है। राशन कौन देता है? उज्ज्वला में हमको सिलेंडर कौन देता है? हमको शौचालय किसने दिया? ये सब योजनाएं जो है वहां तक। अब कहते हैं कई बार होता क्या है कि इन सब योजनाओं के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, लोग उससे आगे की उम्मीद करता है।
अपने बच्चों को रोजगार मिल जाए, ये मिल जाए। मुझे लगता है कि ये अगला स्टेप जो है जिसका जिक्र अभी योगी जी ने किया, वो उसी दिशा की तरफ है कि रोजगार, इनोवेशन और स्किल, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल विजय जी ने भी जिसका जिक्र किया था उसकी चर्चा होनी चाहिए। जब तक आप एजुकेशन को स्किल्ड ओरिएंटेड नहीं करेंगे, बीए पास, बीकॉम पास, इस प्रकार की डिग्रियां आप एकदम जिसे कहते हैं झोला भर के, ट्रक भर के आप मास डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन को आप एजुकेशन में, आप सोचिए जितने डेवलप्ड वर्ल्ड हैं उनमें 65,000 के आसपास जिसे कहते हैं प्रोफेशनल डिग्रियां दी जाती हैं, स्किल्ड बेस्ड, प्लम्बिंग का काम है, ये का काम है, इस प्रकार के ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता है। हमारे यहाँ कम से कम रीथिंक करने की कोशिश तो की जा रही है, चर्चा तो कम से कम अब की जा रही है, चर्चा नहीं, उसको जमीन पर उतारने की आवश्यकता है। और अब वो कितना उतरेगा ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन अखिलेश यादव अपने पीडीए पर बड़े कॉन्फिडेंट हैं, चूंकि 2024 के लोकसभा चुनावों में अखिलेश यादव को सफलता मिली थी इसी पीडीए के दम पर, और इसीलिए उनका पीडीए की जो परिभाषा है वो रोज बदलती भी है, रोज उसमें एडिशन होता है। अब इसी ट्रैक पर अखिलेश यादव 2027 में भी वोट बटोरना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने विधानसभा चुनाव और पीडीए को लेकर बड़ा बयान दिया और कहा कि जो अभी सपा का गठबंधन है उसे और मजबूत करेंगे, समीकरण बनाकर विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश ने कहा, हम अन्याय के खिलाफ लोगों के साथ हैं, पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए भी बढ़ेगा। अखिलेश यादव सोशल इंजीनियरिंग को 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार बता रहे हैं। गठबंधन को और मजबूत करेंगे और समीकरण बढ़ाकर के चुनाव लड़ेंगे। और इधर तो सब लोग जुड़ रहे हैं पार्टी से जी, बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। आरोप ये लग रहा है कि पीडीए में आपका हर बार ए का मतलब बदल जाता है, ये आरोप लगती है, बता दीजिए। ये जो ना समझ लोग हैं जानते ही नहीं है। जी जी, पीडीए पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी जिसमें आधी आबादी मुसलमान भाई। जी जी, पंडित जी का शॉर्ट फॉर्म पीडी, क्या गलत है इसमें बताओ जी, ये क्या बात है भाई? अगर कोई अन्याय हो रहा है, जैसे बुलडोजर चल गया जी और माँ बेटी की जान चली है जी, तो बताओ उनके साथ नहीं खड़े होंगे हम? नहीं गए। जो पीड़ा में है, जो दुखी है, जो अपमानित हो रहा है, जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, वो कोई हो, हम उसके साथ हैं। पीड़ा बढ़ेगी तो पीडीए बढ़ेगा। तो पीडीए की जो सफलता 2024 में मिली समीर जी, क्या उसी से ओवर कॉन्फिडेंस में आकर अखिलेश यादव रोज पीडीए की नई परिभाषा भी बताते हैं, रोज उसमें नए वर्गों को ऐड भी करते हैं, कभी पंडित जी, कभी अल्पसंख्यक, कभी अगड़ा, सब कुछ जोड़ लेते हैं इसमें। इस बार सफलता मिलेगी इससे कि नहीं मिलेगी? देखिए 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव को जो पीडीए की सफलता मिली, मतलब वो उनको खुद को आश्चर्य हो रहा होगा कि मुझे 37 सीटें कैसे आ गई। वो तो बार बार गिन रहे होंगे वाकई 37 सीटें मिली कि नहीं। जिस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जहाँ ये कहा जा रहा था कि भाई अखिलेश और कांग्रेस मिलकर भी लड़ ले तो दहाई का आंकड़ा नहीं छू सकते, वहाँ अखिलेश यादव अकेले 37 सीटों पर और कांग्रेस साथ 42 सीटों पर अगर चले गए तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा उनकी सफलता थी और बहुत बड़ा भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका था। तो उनको ये लगा कि भाई ये पीडीए चल गया है तो पीडीए की पुश पकड़ के रखना है, इसे छोड़ना नहीं, इसी को लेकर चलना है अगले चुनाव तक। लेकिन उसके बाद जो 9 विधानसभा उपचुनाव हुए उसका भी परिणाम अखिलेश यादव को देखना चाहिए। 9 में से 7 चुनाव भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत जाती है पीडीए में, और जहां मुस्लिम बहुल सीटें वो भी सीट भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है, जहां दलित सीट ज्यादा है वो सीट भी भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। तो पीडीए को विधानसभा के उपचुनाव में तो अखिलेश का चला नहीं, तो अखिलेश यादव को यही चिंता है कि सिर्फ लोकसभा में चला है और विधानसभा के उपचुनाव में नहीं चला। तो अखिलेश यादव कोशिश करेंगे कि जो चमत्कार गलती से उनकी पार्टी ने दिखा दिया था लोकसभा चुनाव में, वो किसी तरीके से विधानसभा चुनाव में भी बना रहा है। और इसलिए वो लगातार पीडीए की परिभाषा कभी पंडित बोलते हैं, कभी पिछड़ा बोलते हैं, कभी दलित और अल्पसंख्यक लेकर चल रहे हैं। और अखिलेश यादव भी इस बात को जानते हैं कि जो उनका एमवाय समीकरण है सिर्फ उसके ऊपर उनकी सरकार वापसी नहीं हो सकती, उनको उसका एडिशनल वोट बैंक जुटाना होगा। इस बार मायावती भी तैयारी कर रही है, मायावती का भतीजा आकाश जिस तरीके से प्रचार कर रहा है, अखिलेश यादव को अंकल के संबोधित कर रहा है, तो ये अखिलेश को डर है। इसके अलावा नगीना के जो सांसद है चंद्रशेखर, वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका अखिलेश यादव को डर है। पिछली बार जो उनके साथ जयंत चौधरी थे वो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ पश्चिम यूपी के, तो वहां पर अखिलेश यादव को चिंता है कि वहां कैसा प्रदर्शन करेंगे। तो अखिलेश इसलिए कह रहे हैं कि भाई तमाम समीकरण को साधेंगे और तमाम लोगों को हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। अब क्या वो योगी आदित्यनाथ के जो सरकार में कोई शामिल है, कोई छोटा दल नाराज जिसको वो लेकर आने की कोशिश करेंगे, किसी दूसरे दलों को अपने साथ लेकर आएंगे, देखने वाली बात होगी। लेकिन उनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से जो पीडीए है वो उनके साथ जैसे लोकसभा में जुड़ा रहा था विधानसभा में उनके साथ जुड़ा रहे, और उनका एमवाय समीकरण जो है वो भी पूरी तरीके से उनके साथ जुड़ा रहे। न वो मायावती के कहने में आए, न वो ओवैसी के कहने में आए, न वो चंद्रशेखर आजाद के कहने में आए। तो ऐसी स्थिति में उनको लगता है कि अगर सब कुछ इसी हिसाब से रहा
तो वो कम से कम योगी आदित्यनाथ को टक्कर देने की स्थिति में आ जाएंगे और सरकार बनने की संभावना उनको लग रहा है कि तब बन जाएगी। तो मुझे लगता है कि वो इस पूरी कोशिश में होंगे, लेकिन ये समीकरण ऐसे काम नहीं होता कि कागजों पे आपने कह दिया कि पीडीएस हमने पी को कभी पंडित बोल दो, कभी पिछड़ा बोल दो और हम सोच रहे कि वोट मिल जाएंगे। जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव का जो पूरा व्यवहार रहा था और अभी जो शिवपाल यादव ने बयान दे दिया कि आजम खान को हम तो गृह मंत्री बनाएंगे, यह संदेश भी तो लोगों के बीच में जाएगा कि इस तरह के व्यक्ति को समाजवादी पार्टी जिसे पीछा छोड़ाना चाहिए, उसको अगर वो गृह मंत्री बनाने की बात कर रही है, तो समाजवादी पार्टी अगर सरकार में आएगी तो आजम खान अगर गृह मंत्री बनता है प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश की क्या स्थिति होगी, लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए और लोग ये ध्यान रखेंगे। इसे ऐसे कह सकते हैं कि पीडीए के साथ साथ एमवाई समीकरण में कुछ और भी जोड़ने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। इसमें सॉफ्ट हिंदुत्व की भी एंट्री हो रही है, ब्राह्मणों को भी रिझाने की कोशिश हो रही है। ऐसा ना हो कि सब कुछ समेटने के चक्कर में जो उनके पास है वही उनके हाथ से निकल जाए या फिसल जाए। कि मोदी ने आखिर कौन सी नस दबा दी जिससे दिमागी नक्सली उछल पड़े। मोदी ने ना तो विपक्ष का नाम लिया, ना ही किसी संगठन का नाम लिया, लेकिन मिर्ची विपक्षी नेताओं को लग गई है। दरअसल कल 15 अगस्त को मोदी ने दिमागी नक्सल का जिक्र किया था। लाल किले से भाषण के दौरान कहा कि दिमागी नक्सलियों से लड़ने की जरूरत है। हथियारी नक्सली तो सरेंडर कर चुके हैं, मगर दिमागी नक्सली देश की युवा पीढ़ी को भटका रहे हैं। ऐसे दिमागी नक्सलियों से युवा पीढ़ी को बचाना है। इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना है जो देश के विकास में बाधा बनते हैं। उन दिमागी नक्सलियों से सावधान रहने की जरूरत है। मोदी का यह बयान विपक्ष को चुभ गया। एक लाइन से सभी विपक्षी पार्टियों ने मोदी पर हमला करना शुरू कर दिया। पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने तो खुद को दिमागी नक्सली कहते हुए लिखा कि मुझे इस पर गर्व है। सबसे पहले आप सुनिए मोदी ने कल दिमागी नक्सल को लेकर क्या कहा था और उसके बाद विपक्ष के नेताओं के रिएक्शन क्या है। हथियारी नक्सल तो गए, लेकिन दिमागी नक्सल, ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को अर्बन नक्सल कहा। तब ये सवाल पूछा गया संसद में कि अर्बन नक्सल की परिभाषा क्या है। गृह मंत्री से जवाब आता है कि अर्बन नक्सल कोई चीज नहीं है, कोई परिभाषा नहीं है। आज प्रधानमंत्री लाल किले से दिमागी नक्सल की भाषा इस्तेमाल करते हैं अपने राजनीतिक विरोधियों को लेकर। कमाल है प्रधानमंत्री जी का। जो पढ़ा लिखा है वो नक्सल है, जो अनपढ़ा है, अनज्ञानी है, जो अंधभक्त है वो देशभक्त है। यह इनकी परिभाषा है। अन्यथा शिक्षा के ऊपर तो इनको माफी मांगनी पड़ गई है। लीक कराते हैं शिक्षा, क्यों? क्योंकि सबको चाहते हैं अनपढ़ रहे हैं। जो पढ़ लिखेगा तो इनके दिमाग से वह अर्बनी नक्सल बढ़ जाएगा, दिमागी नक्सल हो जाएगा। अब देखिए प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से दिमागी नक्सली की बात की, तो अब इसका जो लगातार काउंटर है वो विपक्ष के नेताओं की तरफ से किया जा रहा है और ये कह रहे हैं विपक्ष के नेता कि अपने विरोधियों को अर्बन नक्सल कभी कहते हैं, कभी दिमागी नक्सल इनकी तरफ से कहा जाता है। अब इस बयान पर हर्षवर्धन जी इतना घमासान क्यों है और इसका मतलब क्या है? दिमागी नक्सल होता क्या है? देखिए, एक तो ये कि अच्छा है कि नरेंद्र मोदी जैसे देश भर में स्वच्छता के लिए शौचालय को लाल किले से लेकर आए, वैसे ही इस देश में जिनका मन मस्तिष्क उसी तरह से काम करता है उनके खिलाफ वो लेकर आए। तो ये दोनों एक जैसे अभियान थे। जैसे स्वच्छ भारत अभियान था ना, वैसे ही दिमागी नक्सलवाद, दोनों गंदगी का मसला है। और मैं तो आश्चर्यचकित हूँ ये जो चल रहा है कि चिदम्बरम साहब ने खुद को कहा है कि आई एम प्राउड दिमागी नक्सल। नक्सलियों के खिलाफ चिदम्बरम के गृह मंत्री रहते बहुत कठिन कड़ा ऑपरेशन चला था। ये अलग बात है कि कांग्रेस में एक बड़ा वर्ग था जिसने लिखना शुरू कर दिया अखबारों के एडिट पेजेस पर। कांग्रेस के समर्थक जो कम्युनिस्टों का तंत्र था, जो बाकायदा वहां से यहाँ मुकदमा दायर कर देते थे और वहां भी उस तरह की चीजें करते थे कि अभियान वो रुक गया। लेकिन ये दिमागी नक्सल है क्या? तो नक्सल, इसमें कोई बताने की बात नहीं। जो वामपंथी माओवादी आतंकवाद है वो नक्सलवाद है। ये नक्सलवाद कोई ऐसा तो है नहीं कि वो आपके लिए कोई लड़ाई लड़ रहे थे। और अभी हमने वो बड़ा सुंदर दृश्य देखा, उस पर हम लोगों ने और शायद किसी ने भी उतनी चर्चा नहीं की जितनी करनी चाहिए थी। उन लड़कियों को जिनको उनके सबसे महत्वपूर्ण
आयु के कालखंड में, यानी जिस वक्त तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव होती हैं, जिस वक्त सबसे ज़्यादा पढ़ सकती हैं, काम कर सकती हैं, समाज में कुछ कर सकती हैं, उस वक्त उनके हाथ में बंदूकें थमा दी। नक्सली आतंकवादियों ने उनको एक तरह से कहें कि अपने लिए एक उपभोग की वस्तु समझकर पकड़ लिया और उनके साथ जाने क्या किया। वो लड़कियां अभी फैशन वॉक कर रही थी, रैंप वॉक कर रही थी। क्या मतलब उन लड़कियों को ये होता है दिमागी नक्सल समझने के लिए सबसे आसान तरीके से कि दिमागी नक्सल वो था जो उनके हाथ में बंदूक दे रहा था, उनको एक सेक्स ऑब्जेक्ट के तौर पर देख रहा था, उनको फटेहाल, उनके ऊपर बम बरसा दे रहा था। उनके लिए वो कुछ नहीं, वो सामान ढोने का जरिया थी। जब वो पूरा बेड़ा चलता था, सुसाइड बॉम्बर बना रहा था। जब वो बेड़ा चलता था उनका, तो उन महिलाओं को रसद और वो सब लेकर चलो, ये सब करो, और ये फैशन रैंप वॉक। अब ये एक तरीका। दूसरा, जब हम कहते हैं कि नक्सली समाप्त हो गए, तो कौन समाप्त हुआ? जिसके हाथ में बंदूक थमाई गई थी, जिसके हाथ में था, वो सब तो ज्यादातर मतलब आत्मसमर्पण कर दिया, अब तो खुद मुख्य धारा में। लेकिन जिन्होंने उनका हाथ बंदूक की उस ट्रिगर तक पहुंचाया, वो है दिमागी नक्सल। मतलब परिभाषित करने के लिहाज से मैं बता रहा हूं, कि कई लोग कह रहे हैं कि इसकी परिभाषा ही नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत ब्रेव टास्क लिया है, और जो अमित शाह ने समाप्त किया, मैं तो बार बार कहता हूं कि थैंक यू अमित शाह कि आपने 3 बड़े जो आतंकवादी, एक इस्लामिक आतंकवाद से जो कश्मीर पीड़ित था, एक जो छोटे छोटे वहां अलग तरीके की मिलिटेंसी करने वाले लोग थे जो नॉर्थ ईस्ट में थे, और एक जो नक्सली माओवादी आतंकवाद था, जो वामपंथी आतंकवाद था, जिसने देश भर को यह परेशान करके रखा, उसको खत्म किया। लेकिन अगर दिमागी नक्सल रहेंगे तो आप इन तीनों को रिवर्स होते हुए बहुत कभी भी देख सकते हैं, और इसलिए बहुत जरूरी है कि उनको खत्म किया जाए। मुझे लगता है एक बड़ा टास्क है, और देश के हर उस व्यक्ति को जो भारत को बेहतर तरीके से देखना चाहता है। वरना अगर किसी की इच्छा हो कि नक्सली उस तरह से गोली चलाते रहें, आपका रेड कॉरिडोर बन जाए, पशुपति से तिरुपति की कामना हो जाए, कई जिलों में उनकी जनताना सरकार के नाम पर जनता की ही ऐसी की तैसी करे, उनको मारे, उनको सब कुछ, तो अगर आप वो चाहते हैं तो आप उनके साथ खड़े हो जाइए। बाकी सब दिमागी नक्सल के खिलाफ ही रहेंगे। अब देखिए, जो जयराम रमेश कह रहे थे विजय जी, अगर उसी को ठीक से रीड किया जाए या उसी को पढ़ा जाए, तो अब 2 वर्गों में बांटकर अपने आप देखा जा रहा है देश की जनता को। एक कह रहे हैं वो कि देखिए, जो मोदी के खिलाफ हैं, जो मोदी की विचारधारा से अलग हैं, जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, उन्हें आप सबको दिमागी नक्सल कह रहे हैं। और एक दूसरा वर्ग है जिसे विपक्ष कहता है कि वो अंधभक्त है, जो बीजेपी के सपोर्टर है, उन्हें इलिटरेट कहता है। तो ये 2 वर्ग बट गए हैं। हाँ, ये लड़ाई तो साफ दिख ही रही है। पिछले काफ़ी समय से ये लड़ाई चल ही रही है, राजनीतिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी। देखिए, दिमागी नक्सल को नक्सल के साथ जोड़ना वर्बेटम, ये थोड़ा सा अन्याय है। नक्सलवाद एक अलग चीज़ थी, वो भी एक अपने आप में सोचती। दिमागी नक्सलवाद वाले लोग थे क्या मूर्ख लोग थोड़ी थे वो सब लोग पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग थे जो उस मूवमेंट को चला रहे थे। उसमें जो लोग बंदूक चला रहे थे, उसमें से हो सकता है बहुत सारे लोग पढ़े लिखे ना हो, लेकिन जो उस पूरे मूवमेंट को चला रहे थे वो पढ़े लिखे लोग, एक्टिविस्ट किस्म के लोग, और वो सब लोग थे। और उसके खिलाफ अमित शाह जी ने बड़ी ताकत के साथ उस काम को पूरा किया है। इसकी तारीफ करनी चाहिए, जिसका प्रधानमंत्री जी ने भी जिक्र किया। बल्कि मैं तो कल चर्चा कर रहा था कि उस पर ज़्यादा जोर से चर्चा होनी चाहिए थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा काम वहाँ पर हुआ। पूरे रेड कॉरिडोर को ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया गया। 97% कहा जा रहा है कि 97% ख़त्म कर दिया गया। लेकिन वो लड़ाई थोड़ी सी आसान थी, ठीक है। अब दिमागी नक्सल को बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि देश विरोधी है। मोटे तौर पर मैं देश विरोधी नहीं मानता। कुछ लोग उसमें देश विरोधी लोग होंगे, देश विरोधी ताकतें भी होंगी जो देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर भी कुछ काम कर रहे होंगे। लेकिन दिमागी नक्सल, यदि आप ये समझते हैं कि जो भी आपके खिलाफ खड़ा है वो दिमागी नक्सल है, तो ये आपको नुकसान पहुंचाएगा। क्योंकि दिमाग को खत्म करना और दिमाग से लड़ना ज़्यादा मुश्किल काम है, समझे। और भारतीय जनता पार्टी इस लड़ाई में बार बार हार रही है, इसलिए वो अलग अलग शब्दों को, अलग अलग जो स्लोगन्स है वो गढ़ती है। जैसे अर्बन नक्सल की बात हुई, मैं जयराम रमेश की बात हुई, मैं पार्लियामेंट में भी देखा था, कल भी मैंने इस पर चर्चा की कि पार्लियामेंट में 2 बार चर्चा हुई, बड़े तौर पर चर्चा कई बार हुई, लेकिन 2 बार सरकार ने जवाब दिया और उन्होंने कहा कि अभी तो हमने डिफाइन ही नहीं किया कि अर्बन नक्सल क्या होता है, और कोई अर्बन नक्सल नहीं है देश में। अब जब आप अर्बन नक्सल को डिफाइन नहीं कर पाए तो आपने एक नया शब्द गढ़ दिया, दिमागी नक्सल। लोगों के दिमाग में ये ना बैठे कि केवल आप जो सोच रहे होंगे देश विरोधी और वो सब है, आप या तो उसको डिफाइन करें कि भाई देश विरोधी जो लोग हैं वो दिमागी नक्सल है, लेकिन कहीं देश में ये बैठ गया कि आपके विरोध में जो लोग खड़े हुए हैं उनको आप दिमागी नक्सल कह रहे हैं, तो ये लड़ाई भारी पड़ सकती है। और मोटे तौर पर पिछले 12 साल में ये लगता है कि जो भी आपके खिलाफ हो उसे आप देश विरोधी करार देते हैं।
जो लोग सरकार और देश को अलग अलग करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ क्या हो गया, राष्ट्रवाद में भी ऐसा ही हो रहा है, नेशनलिज्म में भी, कि सरकार और राष्ट्र को हमने एक मिला दिया है। सरकार के खिलाफ जो लोग हैं वो राष्ट्र के खिलाफ है। इस डिस्टिंक्शन को जब तक सरकार, भारतीय जनता पार्टी उनका नेतृत्व नहीं करेगा तो ये शब्द कोई बहुत आपको उनके सपोर्ट करेगा ऐसा मुझे नहीं लगता। और देखिए ये कोशिश विपक्ष ने शुरू भी कर दी ना, जिसका जिक्र अभी विजय जी कर रहे थे, संगीत रागी जी, कि सरकार अगर अर्बन नक्सल के बाद अब दिमागी नक्सल की बात कर रही है तो ये उन तमाम लोगों को दिमागी नक्सल कह रही है जो इनके खिलाफ हैं, जो इनके खिलाफ लड़ते हैं, या जो बीजेपी को पसंद नहीं करते, या जो इस सरकार को पसंद नहीं करते। मुझे लगता है कि विजय जी की व्याख्या जो है वो ठीक नहीं है और चिदम्बरम की भी व्याख्या ठीक नहीं है। हमको पढ़ना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में सीपीआई एमएल का डॉक्यूमेंट जो सबमिट किया है सरकार ने, बहुत शानदार चीज़ है वो, और जिसका जिक्र मैंने भी अभी ये किताब अपनी जो लिखी वो नक्सलिज्म के ही अंत पर लिखा है। उसमें वो कहता है क्या कि हमको समाज के हर क्षेत्र में इस तरीके से पेनिट्रेट करना है, चाहे वो भजन मंडली हो, चाहे वो साधु हो, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, चाहे वो पत्रकारिता हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, इन सभी जगह ऐसे तरीके से काम करना है कि समाज को नहीं लगे कि तुम इसके लिए काम कर रहे हो, लेकिन पेनिट्रेशन का यही जरिया है। दूसरी बात कहा गया कि भाई अर्बन नक्सल को डिफाइन नहीं आज तक किया गया है, बड़ी अच्छी बात। ये जो सीपीआई एमएल है इसके कम से कम 12-14 स्प्लिट हुए हैं, और क्यों हुए हैं मालूम है? हर बार किसी महिला को लेकर के स्प्लिट हुए हैं। मजेदार बात है कि ये उस नेता के साथ चली गई, वो उस नेता के साथ चली गई, वो उसके साथ रह रही है, स्प्लिट हुए। लेकिन हर समय मुद्दा क्या बनाया गया, हम स्टेट में एनिमी कौन होगा आज तक डिफाइन नहीं कर पाया है। ये मैं फिर आपसे कह रहा हूं, न सीपीआई डिफाइन कर पाई है, न सीपीएम डिफाइन कर पाया, न सीपीआई एमएल डिफाइन कर पाया। बहुत एकेडमिक बात मैं बोल रहा हूं। तो अर्बन नक्सल से एकाएक बात की जाती है कि भाई अर्बन नक्सल के बारे में तो बात ही नहीं किया गया। तीसरी बात जोड़ देना चाहता हूं, ये अर्बन नक्सल है क्या? देखिए, कुछ लोग जो फील्ड में काम कर रहे हैं जैसे वैसे ही है, जैसे आपका वृक्ष होता है, उसकी जड़ें जो होती है वो आपको दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन वो काम करती है। जेएनयू में काडर बिल्डिंग होता था, प्रोफेसर्स लोग करते थे, उसी प्रकार का मार्क्सिज्म से सिलेबस होता था, सीपीआईएमएल पर होता था, सीपीआईएम का, और उनको इतना यूलोजाइज किया जाता था, उनकी इतनी प्रशंसा की जाती थी कि एक ढंग के मेंटल हिस्टीरिया जो है वो लोगों में, यंग जो स्कॉलर्स होते थे उनमें क्रिएट किया जाता था। और हम वो दिन देखे हैं कि जो इंटेलेक्चुअल दिल्ली यूनिवर्सिटी में थे, पीएचडी स्टूडेंट हैं, प्रोफेसर्स हैं, वो सब लाल सलाम लेकर के कहाँ की लड़ाई लड़ते थे? पनामा की लड़ाई लड़ते थे, भारत के लिए लाल सलाम के झंडे करते थे। और उनमें से बहुत सारे लोग आयशा के, वो सब मेरे दोस्त थे, पटना में थे तो बड़े सीधे थे, जब यहां आ गए तो आयशा के झंडा उठा करके फिर जितने नक्सली हैं उनको सपोर्ट सिस्टम वो देने लगे। यही शहरी नक्सल है। वो पत्रकारिता में भी आए। तो ये दोनों शब्द देखें, दिमागी नक्सल बिल्कुल, और अर्बन नक्सल। अर्बन नक्सल और दिमागी नक्सल दोनों एक ही बात है। जिसे आप कहते हैं कि से दिमाग वाला है वो सभी नक्सल है, ऐसा नहीं है। ये तो एक जानवर फूहड़ आपने विश्लेषण कर दिया। फूहड़ मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने आप को इंटेलेक्चुअल समझ लिए और बाकी आपको नॉन इंटेलेक्चुअल आपको दिखाई दिया। जो वामपंथी है वो तो बड़ा पढ़ा लिखा है, और जो नौ वामपंथी है वो तो पढ़ा लिखा नहीं है। दूसरी बात जो विजय जी ने कहा कि भाई राष्ट्र को और सरकार को, बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूं, दोनों एक नहीं है। और जो सभी विरोधी हैं नरेंद्र मोदी के या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो नक्सली हैं नहीं। लेकिन सभी नक्सली आरएसएस के विरोधी जरूर हैं, राष्ट्रवाद के विरोधी जरूर हैं। उनका डॉक्यूमेंट पढ़िए ना, वो राष्ट्रवाद के खिलाफ है। सीपीआई राष्ट्रवाद के खिलाफ है, सीपीएम राष्ट्रवाद के खिलाफ है। कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी इंटरनेशनल है, वो राष्ट्रवाद में विश्वास ही नहीं करता है। ये और बात है कि जिस चाइना के इशारे पर ये नाचते रहे भारत के अंदर, जिस सोवियत संघ के इशारे पर ये नाचते रहे भारत में, वो राष्ट्रवाद के लेकर के चला।
वो लिबरलाइजेशन लेकर के चला और भारत में ये सारे लिबरलाइजेशन को बर्बाद करते रहे, इंडस्ट्री के खिलाफ काम करते रहे। आपने देखा है किसी इंडस्ट्रीज पर अटैक करते हुए सीपीएम के लोगों अब इस पर तो बहस बहुत लंबी जाएगी। नहीं, मैं कह रहा हूं, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा, बहुत अच्छी बात कहा, जब तक आप उनकी जड़ों में मट्ठा नहीं डालेंगे, जब तक आप उनके सरकंडा होता है ना, मैंने कल कहा था, सरकंडा ऊपर से काट लिया जाता है और उस फूस की दीवार पर, फूस के छज्जे पर उसको बना मचान बना दिया जाता है और सुरक्षित करने के लिए। लेकिन होता क्या है कि फिर वो उग जाता है। तो सर, ये लड़ाई कितनी आगे जाएगी और इसे कैसे स्पेसिफाई करना है, तो उसकी जड़ों से उखाड़ना सरकार अब ये देखना होगा। एक और मसला है जिस पर घमासान छिड़ा हुआ है और वो भी कल से ही जुड़ा हुआ है। 15 अगस्त के मौके पर वंदे मातरम को लेकर एक नया फसाद सामने आया, जिसके चलते कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी निशाने पर है। कल इंदिरा भवन पर 15 अगस्त समारोह मनाया जा रहा था। इसी बीच वंदे मातरम का गायन शुरू हुआ, लेकिन जैसे ही 2 छंद के बाद तीसरा छंद शुरू हुआ, वैसे ही सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों असहज हो गए। तस्वीरें देखकर ऐसा लगा दोनों वंदे मातरम को पूरा गाने के पक्ष में नहीं है। इसी को बीजेपी ने मुद्दा बना लिया। अब इस पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। कांग्रेस कह रही है कि सोनिया गांधी ने वंदे मातरम का विरोध नहीं किया, वो तो बस बुजुर्ग कांग्रेस अध्यक्ष के लिए कुर्सी की मांग कर रही थी, क्योंकि खड़गे जी को इतनी देर तक खड़े रहने में दिक्कत होती है। इधर अमित शाह ने सोनिया गांधी पर हमला बोला, कहा कि अगर कांग्रेस में जरा भी शर्म बची है तो सोनिया गांधी हाथ जोड़कर देश से माफी मांगे। कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय पर वंदे मातरम का गान हो रहा था। चालू गान में कांग्रेस की नेत्री सोनिया जी ने कांग्रेस अध्यक्ष को गान रोकने का कहा। हम सब टीवी पर देखते रह गए। सोनिया जी, 140 करोड़ की जनता आपको देख रही है। आपके द्वारा किया गया ये पाप इस देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। कांग्रेसियों को शर्म आनी चाहिए, और जरा भी शर्म बची है तो 2 हाथ जोड़कर बंकिम बाबू की अमर आत्मा से और देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। अब देखिए, बीजेपी इस पर पॉलिटिक्स कर रही है या पॉलिटिक्स करेगी, ये जाहिर बात है। और पॉलिटिक्स का ये मुद्दा समीर जी दिया भी तो कांग्रेस नहीं है, सोनिया गांधी ने दिया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया है और थाली में परोस कर दिया है। जब राष्ट्रगीत चल रहा था उस वक्त सोनिया गांधी कर क्या रही थी, मल्लिकार्जुन खड़गे कर क्या रहे थे, इशारों में क्या बातें हो रही थी, ये तो देश जानना ही चाहता है ना कि ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई थी कि बीच में एकाएक आप लोगों की बॉडी लैंग्वेज बदल रही थी। देखिए, कल इस घटना को भी 24 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया इस पूरे मामले को लेकर, और उन्होंने पत्रकार वार्ता लेकर इसको स्पष्टीकरण दिया है कि इस मामले को लेकर क्या हुआ था। 3 मिनट 10 सेकंड का वंदे मातरम का पूरा 6 अंतरा है, और 190 सेकंड अगर सोनिया गांधी उसको सुन नहीं सकती, तो जो कल प्रधानमंत्री जो कह रहे थे ना कि दिमागी नक्सल, तो ये दिमागी नक्सल है कि देश का राष्ट्रगीत सुना नहीं जा सकता। हम कानून बन जाएगा, उस कानून को हम नहीं मानेंगे। सरकार चर्चा करेगी, हम उस चर्चा में शामिल नहीं होंगे। सरकार लोकसभा में बिल लेकर आएगी, उसका हम समर्थन नहीं करेंगे, और कानून बनने के बाद भी हम कानून के ऊपर रहेंगे, हम कानून को नहीं मानेंगे। तो नक्सल मानसिकता तो वही होती है ना कि जो देश के संविधान पर भरोसा नहीं करती, जो कानून पर भरोसा नहीं करती, जो राज्य सरकार पर भरोसा नहीं करती, जो केंद्र सरकार पर भरोसा नहीं करती, और जो अपना रूल लागू करना चाहते हैं। तो यहां सोनिया गांधी ने बताने की कोशिश की है कि भले ही केंद्र में नरेंद्र मोदी की 3 बार की चुनी हुई सरकार हो, जनता का उनको समर्थन मिला हो, भले ही केंद्र सरकार ने लोकतांत्रिक तरीके से लोकसभा के अंदर कानून को पास किया हो वंदे मातरम को लेकर, और देश ने उसको स्वीकार किया हो, लेकिन हम स्वीकार नहीं करेंगे। और यही दिमागी नक्सल की परिभाषा है कि ऐसे लोग होते हैं जो इस तरीके से सरकार के विरोध, संविधान के खिलाफ और देश की चुनी हुई सरकार के खिलाफ इस तरीके से वो विद्रोह करने की कोशिश करते हैं और ये बताते हैं। और कल सोनिया गांधी और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया, ये उन्होंने पूरे देश को संदेश देने की कोशिश की है। ये जो कुर्सी वाली बात है कि कुर्सी मांगी जा रही थी, ये इन तस्वीरों को देखकर लग रहा है कुर्सी मांगने के लिए क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब इतने कमजोर है
24 घंटे पहले वो राज्यसभा में 40 मिनट खड़े होकर बोलते हैं, तब उनको कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती। 7 दिन पहले वो उत्तराखंड में रैली में बोलते, तब उन्हें कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ती। और इसी समय जब राष्ट्रीय गीत बजने वाला था, स्वतंत्रता दिवस का जो कार्यक्रम कांग्रेस मुख्यालय में हो रहा है, उसकी तैयारी करने के लिए वो 40 मिनट 1 घंटे वहां खड़े रहे, वो सारी व्यवस्था वो करवा रहे थे, तब उन्हें कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ी। और मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को कुर्सी की जरूरत थी तो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब किसी तरीके से बाहर हो जाते वहां से। लेकिन सोनिया गांधी ने जिस तरीके से उसको, उनके आदमी को अपमानित किया, राहुल गांधी इशारा कर रहे हैं, सब बता रहा है कि राष्ट्रगीत को लेकर उनके मन में क्या सम्मान है, राष्ट्रगान को लेकर क्या सम्मान है, तिरंगा का वो कितना सम्मान करते हैं, संविधान का राहुल गांधी कॉपी लेकर पूरे लोकसभा में और सभी रैलियों में संविधान की कॉपी लेकर चलते हैं। इन्होंने बता दिया कि संविधान का वो कितना सम्मान करते हैं। और जो अमित शाह जी ने आज कहा है राजस्थान में कि भाई आप माफी मांगिए, इसके ऊपर तो एफआईआर दर्ज होना चाहिए। अब ये कानून बन गया है कि आप राष्ट्रगीत का अपमान नहीं कर सकते, उसमें सजा का प्रावधान है, एफआईआर दर्ज होना चाहिए। और अमित शाह कह रहे हैं कि भाई माफी मांगिए तो आप कम से कम माफी तो मांगिए। सोनिया गांधी ट्वीट नहीं कर सकती, राहुल गांधी ट्वीट करके बोल दे कि ये कारण था, इसके लिए मैं देश से माफी मांगता हूं, लेकिन देश से माफी नहीं मांगेंगे। और यह उन्होंने बता दिया कि दिमागी नक्सल क्या होता है। ये प्रधानमंत्री ने जो कहा था कल, उसका एक उदाहरण है। ठीक है, अब देखिए 3 मिनट 10 सेकंड का मसला था और पहले से पता है कि वंदे मातरम का गायन होगा। मैं सर एक खबर और बता दूं, उस पर फिर आपके कमेंट ले लूंगी। इसी से जुड़ी हुई है, कांग्रेस की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं और राहुल गांधी की मुश्किलें कैसे बढ़ रही हैं, इस मसले पर तो वो घिरे हुए हैं। उन्होंने जो सदन के अंदर बयान दिया उस पर भी घिर रहे हैं। अमित शाह पर विवादित बयान देने को लेकर अब उनके लिए मुश्किल आ गई है। एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर राहुल गांधी को लोकसभा सचिवालय की तरफ से नोटिस भेजा गया है। राहुल ने अमित शाह पर बिना सबूत दिए आरोप लगाए थे। सदन में बिल पर चर्चा के दौरान राहुल ने इडियट और अंधभक्त जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया था। हालांकि स्पीकर ओम बिरला ने इन शब्दों को सदन की कार्रवाई से हटा दिया था, लेकिन बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर और संजय जायसवाल की शिकायत पर अब राहुल गांधी को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा गया है और उनसे 28 अगस्त तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा गया है। तो सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी को दोषी माना गया तो क्या उनकी संसद सदस्यता फिर चली जाएगी? और पहली बार नहीं है जब ऐसा राहुल गांधी के खिलाफ कोई शिकायत हुई हो। जब वो बयान देते हैं सदन के अंदर खड़े होकर, उनके किसी न किसी शब्द को लेकर ऐसे ही बवाल खड़े हो जाते हैं और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस सत्ता पक्ष के सांसदों की तरफ से लाया जाता है। अब ये 2 खबरें हैं हर्षवर्धन जी, एक तरफ राहुल गांधी, उनकी मुश्किलें कितनी बढ़ रही हैं, और दूसरा ये कि कांग्रेस अब कितनी असहज है या असहज है भी, या जानबूझकर किया गया था जो किया गया था अपने वोट बैंक को संदेश देने के लिए। देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि कल जो कुछ हुआ है इसको शायद हम लोग ठीक से देख नहीं रहे हैं। इसका 2 हिस्सों में देखना बहुत जरूरी है। पहला हिस्सा ये कि देश का कानून बना, उसी संसद ने बनाया जिस संसद में सोनिया जी और राहुल जी भी थे। जब वंदे मातरम के 150 वर्ष हुए और 2 दिन का विशेष सत्र बुलाया गया तो उस वक्त भी कहा गया कि वंदे मातरम पे क्या जरूरत है इतनी बात करने की, अरे तो सिर्फ बंगाल के लिए है। बंगाल चुनाव तो हो गया, लेकिन जरा सोचिए कि उस कानून का सम्मान, यानी लोकतंत्र का, संविधान का, सदन का, इसका सम्मान कांग्रेस पार्टी नहीं करती है। नंबर 1 उसी से जुड़ा हुआ हिस्सा है कि कांग्रेस पार्टी में एक बड़ा वर्ग है जो इनके साथ है, कांग्रेस पार्टी में साथ है, भारतीय जनता पार्टी का विरोधी है, लेकिन उसके बावजूद उसको देश, तिरंगा, वंदे मातरम वो बड़ा महत्वपूर्ण लगता है। सोनिया, राहुल और खड़गे जी के लाख चाहने के बावजूद उन लोगों ने क्या किया, 6 के 6 पैराग्राफ वाला वो वंदे मातरम चलाया। ये कांग्रेस के ही लोग थे ना, ये कोई भाजपा के लोग तो कांग्रेस कार्यालय में थे नहीं। तो आप इसको दोनों तरह से देखिए। और जो दूसरा वाला हिस्सा है वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोगों की बात करते हैं तो किसी एक पार्टी, किसी एक नेता, उसके समर्थक, उसके विरोधी, उससे नहीं तय होता है। लेकिन जो सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने किया, उनकी स्पष्टता को बताता है। सहजता और असहजता शब्द का इस्तेमाल बार बार हो रहा है। वो सहज हैं, उनको किसी स्थिति में त्वम ही दुर्गा दश प्रहरण धारिणी वो नहीं चाहिए। उनको बड़ी स्पष्टता है कि भारत में जो हिंदू देवी देवता हैं उनसे जुड़कर कोई भी चर्चा नहीं होनी चाहिए। हर जगह ये बजेगा। और मैं तो कुछ मूढ़मती लोगों को सुनाऊंगा, अच्छा 6 के 6 याद करके सुनाओ, ये तो व्यवहारिक नहीं है। कमाल हो गया भाई। ऐसे ही लोगों की वजह से संस्कृत भाषा विलुप्त तो हो गई होगी, जो कहते थे ना कि 6 के 6 हो, याद करके सुनाओ। अभी भी कह सकते हैं चलो गा दो। ये गा दो का मसला नहीं है। और अगर आपको नहीं भी आता है तो आप 6 हो जब कहा जा रहा है 3 सवा 3 मिनट, तो उसके सम्मान में खड़े हो सकते हैं। स्पष्टता दिखती है कि सोनिया जी को गाजा पर लेख, गाजा पर विमर्श, प्रियंका जी के कांधे पर फिलिस्तीन का झोला, और राहुल गांधी इस पूरे नैरेटिव को आगे लेकर चलने वाले। ये वो चाहते हैं, वो वंदे मातरम जिसमें देवी
के साथ भारत माता की तुलना, उनकी एक कहे कि उनके समानांतर उनको सम्मान, वो उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करते हैं। अब ये तो भाजपा और उनके लोगों का है कि 2 दिन से कोई ना आंदोलन खड़ा कर पाए, ना कोई कानूनी प्रक्रिया ले जा पाए, ना भाजपा के पास कोई ऐसा अधिवक्ता है जिसको लेकर वो जाकर इसको मामला डालता और इसको खंडपीठ सुनती। ये तो संवैधानिक पीठ के सामने मामला जाना चाहिए। क्या नेता जो प्रतिपक्ष है जिस पार्टी का, उस पार्टी के सबसे बड़े नेता अपने जो कार्यालय में झंडारोहण करते हैं वहां वो सम्मान नहीं करते हैं जो संसद की बनाई हुई नीति है। अब कितनी मुश्किल बढ़ेंगी कांग्रेस की और राहुल गांधी की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। झारखंड में आंदोलन कर रहे छात्रों की, झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों के प्रोटेस्ट का आज 23वां दिन है। 22 दिनों तक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट के बाद अब छात्रों ने अपना रुख बदल लिया है। छात्रों की हालत बिगड़ रही है, लेकिन हेमंत सोरेन सरकार छात्रों की मांग मानने को तैयार नहीं है। आखिर हेमंत सोरेन छात्रों की क्यों नहीं सुन रहे? क्या सोरेन को किसी अनहोनी का इंतजार है? 13 दिन से अनशन पर बैठे एक छात्र प्रेम नायक का आज दर्द छलक गया। उन्होंने कहा कि मैं ज्यादा दिन नहीं बचूंगा, लेकिन ना तो प्रेम नायक अपना अनशन खत्म करने को तैयार है, ना ही दूसरे छात्र। अब छात्रों ने अपनी रणनीति बदलने का फैसला किया है। छात्रों का कहना है कि वो अब गांधी जी के नहीं भगत सिंह के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। आज झारखंड के सभी जिलों में हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का पुतला दहन होगा। छात्रों ने पहली बार हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांग लिया है। साथ ही उन्होंने सोरेन को अल्टीमेटम भी दे दिया है। छात्रों ने कहा है कि अगर हेमंत सोरेन 18 अगस्त तक हमारी मांगे नहीं मानते हैं तो 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव होगा और ये घेराव मांगे माने जाने तक जारी रहेगा। जितने भी भूख हड़ताली है सब हट जाए। तो आज से हमारे 5 लोग कुछ बैठ रहे हैं। भूख हड़ताल को हम लोग मजबूत करेंगे और साथ ही साथ जो है सरकार से हम एक मांग करते हैं कि हम भी आपके बच्चे हैं। जब मर जाएंगे तब आप सुनेंगे, हमारी जान अब कुछ नहीं बची है। थोड़ा रहम कीजिए, हमारे बारे में सोचिए, हम आप ही के बच्चे हैं। आ रहे हैं तो घर वाले लोगों को संतावना देना पड़ता है। मेरी शादी भी हो गई, मेरे 2 बच्चे हैं। मैं उनको समझाया कि मेरी लड़ाई आप हमारे बच्चों की, झारखंड का भविष्य की है और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। बताइए ना, 1 करोड़ 20 लाख, 80 लाख, 70 लाख लेकर के जो अफसर बनेगा, क्या वो रिश्वत नहीं लेगा? तो रिश्वत का जड़ को ख़त्म करने की हमारी लड़ाई है। मैं मर जाऊंगी लेकिन अस्पताल नहीं जाऊंगी, काहे कि हमारा लड़ाई लंबी है और इतना जल्दी हम हिम्मत नहीं हार सकते हैं, क्योंकि हम लोग जिस तरह से पढ़ाई लिखाई में संघर्ष कर चुके हैं और प्लस हम लोग बिरसा मुंडा के वंशज है, फूलो झानो के वंशज है, तो इतनी जल्दी हम लोग हार कैसे मान लेंगे? हम लोग इस बार भगत सिंह जैसे, बाई लक्ष्मीबाई जैसे आंदोलन करेंगे। जो सो हम लोग का जो सो पुतला दहन है और ये पुतला दहन झारखंड के 2400 जिला में होगा, 2400 जिला मुख्यालय में होगा। हम लोग रांची में भी अल्बर्ट टेक्का चौक पर करने जा रहे हैं और ये सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग जो सो छात्र हैं और हम लोग की सब्र की परीक्षा ना लें। हम लोग जो है सो बिल्कुल गांधीवादी तरीके से अब तक आंदोलन को किए थे, लेकिन अब सरकार चाह रही कि हम लोग शिबू सोरेन को वो उलगुलान जो झारखंड नवनिर्माण को लेकर के किए थे उस रास्ते पे चले, तो शिबू भगत सिंह के रास्ते पे चले। तो हम लोग भगत सिंह को भी पढ़े हैं, हम लोग शिबू सोरेन जी को भी पढ़े हैं और हम लोग जो है सो महात्मा गांधी जी को भी पढ़े हैं। अब जो छात्र का जो सो सब्र का बांध टूट रहा है, छात्र जो सो आप भगत सिंह के रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। तो अब देखिए, छात्रों की बातें आप सुन रहे हैं। जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं वो छात्र भी अपनी बात कह रहे हैं कि हम भूख हड़ताल खत्म नहीं करेंगे, मर जाएंगे, लेकिन जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम अपनी हड़ताल को खत्म नहीं करेंगे। रांची में छात्र जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में धांधली के मामले पर अनशन पर बैठे हैं, लेकिन झारखंड के छात्रों के साथ खिलवाड़ केवल जेपीएससी और जेएसएससी तक सीमित नहीं। जेपीएससी की तरफ से एसीएफ यानी असिस्टेंट कंजर्वेटर फोर्स की भर्ती के लिए 4 अप्रैल को परीक्षा हुई थी। इस दौरान प्रश्न पत्र में ऐसी गलतियां सामने आई हैं जिसे देखकर आप अपना माथा पकड़कर बैठ जाएंगे। सिद्धांत और समझाइए जैसे शब्द गलत लिखे गए हैं, निर्माण जैसे हिंदी के सामान्य शब्द गलत लिखे गए हैं, लाइट वेब और रेफ्रिजरेटर का ऐसा हिंदी लिखा है जिसे किसी के लिए समझना मुश्किल है। मजेदार बात तो यह है कि परीक्षा जेपीएससी ने ही कराई थी। इसके प्री के रिजल्ट आ चुके हैं, लेकिन नतीजे अभी तक रद्द नहीं किए गए हैं। इसलिए छात्र परेशान हैं और अनशन पर बैठे हुए हड़ताल कर रहे हैं। 23वां दिन है आज उनके इस आंदोलन का, लेकिन सरकार की तरफ से इनकी बातें मानी जाएं ऐसा कुछ रुख दिखाई नहीं दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि छात्र अपनी जायज मांगों को लेकर बैठे हैं। अगर शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से खराब है, अगर ऐसी गलतियां पेपर्स में हो रही हैं समीर जी, तो हेमंत सोरेन सुनते क्यों नहीं है छात्रों की? देखिए प्राची, अगर हेमंत सोरेन को सुनना होता
तो वो 21 दिन इस छात्रों को इतना परेशान हालत में कोई संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं बैठने देता और खुद आकर छात्रों से मिलते और उनसे बात करते हैं। जिस तरीके से एक अपने अहंकार में हेमंत सोरेन की सरकार है कि 21 दिन से छात्र वहाँ परेशान है। भाई छात्रों की क्या मांगे? सीजीएल परीक्षा को रद्द कर दो आप और सीबीआई की जांच करवा लीजिए। सीबीआई जांच करवाने में आपको क्या डर है? आप क्यों अड़े हुए हो कि हम सीआईडी से ही जांच करवाएंगे? अगर छात्र को प्रदेश की सरकार के जांच में भरोसा नहीं है कि जिन लोगों ने घोटाला किया है, जिन लोगों ने पेपर परीक्षा के पेपर लीक किए, उनसे हम जांच नहीं करवाना चाहते, हम सीबीआई की जांच चाहते, तो आप दे दीजिए सीबीआई को जांच। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 21 दिन से वहां छात्र परेशान है। 15 अगस्त के दिन आपको तिरंगा फहराने आप जाते हो, उसी समय आप छात्रों से मिलने भी आ जाते कि देश का भविष्य है, मैं आपसे बात करने आया हूं, तो एक अलग तस्वीर जाती। जिस तरीके से हेमंत सोरेन ने पूरे मामले को धर्मिता अपना के रखी हुई है, और मुझे लगता है कि ये छात्र आंदोलन के साथ फिर अभी वहां पर कांग्रेस जनता पार्टी क्यों नहीं पहुंची? उस समय तो अभिजीत दिपके कहते रहे कि हमें टाइफाइड है। सौरभ राका पूरे बंबई में घूम रहे हैं, पूरे महाराष्ट्र में घूम रहे हैं, वो रांची क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं? मुझे लगता है तो जो कांग्रेस जनता पार्टी जंतर मंतर पर प्रदर्शन करती है, वो रांची में छात्रों को समर्थन करने क्यों नहीं जा रही है? अभी तक सिर्फ एक बयान दे देने से कि हमारा उनको समर्थन है, ये ठीक चलेगा नहीं, वहां उनको समर्थन देने जाना चाहिए था। और छात्र अकेले पड़ गए, उनके साथ प्रदेश के तमाम छात्र आ रहे हैं, लेकिन उनके पास ना साधन है, ना संसाधन है, ना सुविधा है उनके पास। अब उनका भी आत्मबल टूट रहा है। लगातार वो गांधीवादी तरीके से अनशन करते रहे। उन्हें लग रहा है कि भाई सरकार की कान पर जू भी नहीं रेंग रही है, तो अब हमें भगत सिंह बनना पड़ेगा, तो हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सरकार कम से कम इस मामले को गंभीरता से ले। अभी कल उन्होंने तमाम राहुल गांधी का, हेमंत सोरेन का, कृषि मंत्री का और शिक्षा मंत्री सबके पुतले फूके। आज वो फिर तिरंगा यात्रा निकालेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये राज्य सरकार की नाकामी है और ये बेशर्मी और अहंकार है हेमंत सोरेन का कि वो छात्रों से बात करने वहां नहीं आ रहे और एक सीबीआई की मांग स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि अब हेमंत सोरेन के दिन भी वैसे ही होंगे, आने वाले हैं जैसे पहले की झारखंड की सरकारों का था। हेमंत सोरेन दूसरी बार सरकार बना लिए, लेकिन अगर वो छात्रों का ऐसा ही रुख अख्तियार करेंगे तो इसका खामियाजा। और राहुल गांधी सरकार में शामिल है। जो राहुल गांधी जंतर मंतर के लिए इतना एग्रेसिव हो गए, प्रधानमंत्री मोदी के घर का घेराव चलने गए, वो राहुल गांधी ने अपने मंत्री से इस्तीफा लिया झारखंड में। क्या वो राहुल गांधी ने कहा कि मैं सरकार से समर्थन वापस ले लूंगा? क्या राहुल गांधी ने हेमंत सोरेन को फोन करके कहा कि 24 और 48 घंटे में आप इसका सॉल्यूशन निकालिए? क्या राहुल गांधी ने कहा कि इसकी सीबीआई जांच की मांग जायज है और ये जांच सीबीआई को दे दी जाए? क्या राहुल गांधी ने छात्रों से फोन पर बात करके उनको अपना समर्थन दिया कि मेरा आपके साथ समर्थन है, पूरा कांग्रेस पार्टी आपको समर्थन करती है? तो मुझे लगता है कि देश की जनता भी ये दोहरा चरित्र देख रही है कि किस तरीके से कांग्रेस ने जंतर मंतर को एक राजनीतिक हथियार बनाने की कोशिश की और उसके बाद झारखंड को लेकर किस तरीके से कांग्रेस ने चुप्पी साध दी है। मुझे लग रहा है कि देश की जनता और देश का युवा देख रहा है कि विपक्ष इसमें कैसी राजनीति कर रहा है। जुलाई में हेमंत सोरेन के पास सारे ऑप्शंस थे। जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन हो रहा था विजय जी, तो हेमंत सोरेन कह रहे थे कि इस सरकार को समाधान निकालना नहीं आता, बातचीत से आप समाधान निकालिए, छात्रों पर बल का प्रयोग ना करिए, छात्र अगर अनशन पर बैठे हैं तो उनकी सुनिए। लेकिन जब अपने राज्य में छात्र अनशन पर बैठे हैं, जो 13 दिन से अनशन पर बैठी ये छात्रा है और प्रेम नायक है, उनका दर्द सुनकर भी क्या सीएम हेमंत सोरेन का जो सीना है वो पसीजता नहीं है? क्या उनको नहीं दिखता कि उनका धर्म क्या है? उनको बातचीत करनी चाहिए, इनकी बातों को मानना चाहिए? ये बहुत गंभीर मसला हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। और फिर कभी कभी लगता है कि जो अब वो ज़माना चला गया कि आप शांतिपूर्ण तरीके से गांधीवादी रास्ते का जैसे वो जिक्र कर रहे हैं बच्चे लोग, उस आंदोलन का ज़माना ही नहीं बचा। जब तक तोड़ फोड़ ना हो, जैसे उस दिन विधानसभा के बाहर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे थे कि वो बाहर तक पहुँच गए थे, चले जाते अंदर तब शायद सुनते या कुछ तोड़फोड़ हो जाती। मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रहा क्योंकि मैं तोड़फोड़, लेकिन 15-20 दिन से वो बच्चे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं और उनके एक शांतिपूर्ण तरीके से बातों को कर रहे हैं। और मैं पता नहीं हेमंत सोरेन हो या कोई भी हो, ये सरकारों का ये जो अहंकार है कि हम क्यों बात करने जाएं, आप हैं तो उन्हीं की वजह से ना सरकार में। तो ये जो अहंकार है वो इसका नतीजा भुगतना पड़ता है सरकारों को। और हेमंत सोरेन को तो और ये इतना कोई ऐसा मामला नहीं हो रहा था, जो सारे लोग हैं उनके खिलाफ आपने जांच भी शुरू की है, सुकॉल अरेस्ट भी करवाया है, तो फिर उसको आगे बढ़कर उस मांग पर काम करना चाहिए और जल्दी से जल्दी उस पर फैसला करना चाहिए। हेमंत सोरेन को अब तो इतना वक्त हो गया कि अब मंत्रियों की जरूरत नहीं है। अब हेमंत सोरेन एक बार खुद आकर भी कहते हैं कि मैं इसको भरोसा दिलाऊंगा आपको कि मैं सब चीज़ ठीक करूंगा, तो ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन सरकारों की हमारी आदत, हमारे राजनीतिक दलों की आदत यही होती है, चाहे वो चीफ मिनिस्टर्स हों, चाहे मिनिस्टर्स हों, तमाम तरीके के लोग, और फिर इसीलिए होता है कि आंदोलन वायलेंस की तरफ मुड़ता जाता है। इसीलिए होता है ना, क्योंकि आप शांति से कोई बात नहीं सुन रहे तो कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे। क्या आप बच्चों को मरने देना चाहते हैं?
नहीं, यही सवाल है कि आप किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे हैं क्या? वहां बच्चे 13-13 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी हालत बिगड़ रही है, कई को हॉस्पिटल कई बार लेकर जाया जा चुका है। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? मुख्यमंत्री का पद क्या इतना बड़ा है कि आप छात्रों से झुककर बात नहीं कर सकते हैं, आप उनका समाधान नहीं निकाल सकते हैं? हर्षवर्धन जी, देखिए प्राची, पहली बात तो ये कि निकालने की समाधान कोई मंशा है नहीं, और उससे आगे की बात मैं अब कह रहा हूं, समाधान निकालने की स्थिति में हेमंत सोरेन नहीं। यहां चूंकि सरकार केंद्र में एक शिक्षा मंत्री का त्यागपत्र मांगा जा रहा था, परीक्षा वो करा चुके थे, उनके ऊपर कोई सीधा आरोप नहीं था कि आपने पूरे के पूरे पेपर नौकरियां सब बेच दिए। वहां क्या मसला है? वहां सीधा आरोप सरकार के ऊपर लग रहा है कि 20 लाख से 1.5 करोड़ में अलग अलग नौकरियां बेची जाती हैं। अगर सीबीआई की जांच होगी तो सीधे उसके तार हेमंत सोरेन तक जाएंगे, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। अब कोई मुख्यमंत्री भला अपनी बलि स्वयं क्यों लेगा? और मैं तो इन जो बच्चे हैं वहां, इनसे आग्रह कर रहा हूं, बहुत हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग ये जो अनशन वाला हिस्सा इसको बंद कर दीजिए। ठीक है, मतलब ना भगत सिंह बनिए ना गांधी बनिए, आप बनिए, आंदोलन खुद ही बड़ा हो जाएगा। आज ये भी जरूरत नहीं कि बम फेंकने की और सब आपकी आवाज हम लोग सुना रहे हैं, उसकी जरूरत नहीं है कि वो किया जाए। ना भगत सिंह बनने की जरूरत है ना गांधी बनने की जरूरत है, लेकिन अपनी बात तो मजबूती से कहने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आप अनशन पे बैठ रहे होते हैं और सभी बच्चों का वजन कम हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, आप जरा सोचिए ना आपके घर परिवार आसपास उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। और सरकार में बैठा व्यक्ति तो वो आपको सिर्फ ये सोच रहा है कि आज नहीं तो कल ये हट जाएंगे। 3 बार 4 बार प्रशासन की तरफ से बड़े गंदे तरीके से कोशिश हो चुकी है कि इनको हटा दिया जाए, इनका सब खत्म कर दिया। रात के अंधेरे में हेमंत सोरेन सरकार लाठी चलवा चुकी है। मैं ये कहूंगा आप लोग बैठिए, आंदोलन पूरी ताकत से करिए। देश आपको देख रहा है और देश आपको दिखा भी रहा है, देश आपकी चर्चा कर रहा है, लेकिन अनशन से इसलिए वापस आइए क्योंकि आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। हेमंत सोरेन का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सरकारों का कोई नुकसान नहीं होने वाला है। आपका नुकसान होगा तो उसकी भरपाई नहीं हो सकती। और मैं फिर कह रहा हूं, हेमंत सोरेन के ऊपर जो आरोप लगे हैं, अब लगता है कि वो आरोप कुछ गंभीर है, जिसकी वजह से वो सीबीआई जांच नहीं करा रहा है। बच्चों के लिए एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लड़ाई जो है ना, शहीद होने के लिए नहीं, जीतने के लिए लड़ी जाए। उसकी यदि रणनीति बदलनी हो, कुछ करना हो, मतलब बिना वायलेंस के, लेकिन जरूरी नहीं अनशन पर बैठ के क्यों मरना है। जो सरकारें नहीं सुनती हूं तो आप अपनी रणनीति को बदलकर कुछ और काम करके करना चाहिए। लड़ाई जीतने के लिए लड़े, मरने के लिए नहीं लड़े, शहीद होने के लिए नहीं लड़े। शहीद होने वाला बात मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। ऑप्शन सरकार ने संगीत जी छोड़ा कहा है इन छात्रों के सामने? आप बात नहीं कर रहे हैं, विधानसभा का घेराव होता है तो रात के अंधेरे में आप लाठी चार्ज कर देते हैं, कई बार अधिकारी पहुंचते हैं एक रात में, स्ट्रीट लाइट बंद कर देते हैं, छात्रों के गुटों में बंटवारा करने की कोशिश करते हैं। अब छात्र करें तो करें क्या? देखिए, इस आंदोलन के साथ यदि शबाना आजमी खड़ी होती, स्वरा भास्कर खड़ी होती, आतंकियों को जो पालित पोषित करते हैं ऐसे लोग खड़े होते, जो लोग कहते हैं कि संसद इस देश के लोकतंत्र का निर्णय नहीं करेगा, सड़क इस देश का लोकतंत्र निर्णय करेगा, उन सभी को मैं गूंगा और बहरा देख रहा हूं। उन बहरे लोगों को, उन गूंगे लोगों को जो छिपे तौर पर अर्बन नक्सली हैं, उनको यह आंदोलन एक्सपोज करता है। ये आंदोलन एक्सपोज करता है उन तेलचट्टों को भी जो कहते थे कि लड़ाई शिक्षा के लिए है, शिक्षा सुधार के लिए है। और वाकई ये सही है कि ये नौकरी बेचने का मुद्दा है, और ये कोई पहली बार हो रहा है वहाँ पर, ऐसा नहीं है, बहुत वर्षों से वहाँ हो रहा है। जब से हेमंत सरकार है वहाँ पर, तब से ऐसे शिक्षा पर आरोप लगे हैं। और क्या पता राहुल गांधी के जो पार्टी है उनके विधायकों तक ये जाता हो, उनके गिरोह के लोगों तक जाता हो। तो इसलिए कांग्रेस कहती है कि हमने, राहुल गांधी कहते हैं कि हम तो वहाँ पर पुलिस कार्रवाई को हमने खराब कहा है, हम उससे सहमत नहीं है। आप तो सरकार में हैं, आपके 4 मंत्री हैं वहाँ पर सरकार में, आप छोड़िए, कुछ नहीं, सरकार से विड्रॉ मत कीजिए, इतनी हैसियत नहीं है आपकी, इतनी हिम्मत नहीं है, नहीं तो कांग्रेस की हालत झारखंड में वही हो जाएगी जो आज उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो कम से कम इतना तो हो सकता था कि उनके जो विधायक है वो तख्तियां लेकर के विधानसभा के बाहर आ जाते, उनके विधायक आकर के कहते हो छात्रों के साथ, आप नहीं यहां से जा रहे थे क्योंकि आपका चेहरा एक्सपोज हो चुका है।
तिलचट्टे वहां पर नहीं जा रहे थे क्योंकि उनको पता है कि उनको सिर्फ आंदोलन कहां करना है, तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में आंदोलन करना है या भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र की सरकार है उसके खिलाफ आंदोलन करना है। वो एक अपने वैचारिक दुराग्रह से ग्रसित हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़नी है, राजनीतिक भी वैचारिक भी, इसलिए तिलचट्टे वहां नहीं जा रहे हैं। कांग्रेस नहीं जा रही है क्योंकि उसे भी पता है कि वहां पर उसके अपने होंगे। तो इस आंदोलन ने कम से कम इतना चीज तो एक्सपोज कर दिया है। दूसरी बात, वो बेचारे गाली नहीं दे रहे थे, जितनी भद्दी भद्दी गालियां यहाँ जो है वो प्रधानमंत्री के लिए दिया गया या अमित शाह के लिए दिया गया, वो राष्ट्र विरोधी वहां पर नारे नहीं लगा रहे थे। हो सकता है कि राष्ट्र विरोधी नारे लगाते तो तिलचट्टे भी वहां पहुंचते, कांग्रेस भी पहुंचती, वो लोग भी पहुंचते, अर्बन नक्सली भी वहां पहुंच जाते, तो वो है उससे उसके कारण जो है वो मीडिया के अंदर जो एक नक्सली गिरोह काम करता है, जो बौद्धिक जगत में जो एक नक्सली गिरोह काम करता है, और जो साइबर स्पेस में जो नक्सलियों के साथ आकर के खड़े हो गए थे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और यूट्यूबर पैसों के आधार पर, वो आज इनके साथ नहीं खड़े हैं। यदि ऐसा होता मैं तो आप देखते आज की तस्वीर कुछ और होती। लेकिन एक बात और जिक्र करना जरूर चाहता हूं, कल जो कुछ कांग्रेस मुख्यालय में हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसकी इतिश्री कर ली। गृह मंत्री अमित शाह जी ने वहां से ये किया। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को समझना चाहिए कि ये सामान्य घटना नहीं है, वो समझते भी होंगे। ऐसा नहीं है कि हमसे उनको ज्यादा पॉलिटिकल जानकारी होगी, और पॉलिटिकल क्या होता है वो ज्यादा जानकारी होनी चाहिए, होगा भी, लेकिन एक छोटी घटना नहीं है, इसको हम छोटी घटना नहीं मानते हैं। ये वैसे ही घटना है जैसे मुस्लिम लीग ने 1936 के बाद कहा था कि वंदे मातरम हटाना ही पड़ेगा, और वैसे वंदे मातरम 1937 में हटा करके 2 स्टैंजा तक सीमित कर दिया गया। ये मुस्लिम लीग जैसी मानसिकता का प्रमाण है। श्रीमती सोनिया गांधी के लिए तो कई बातें कही जाती रही हैं आज तक। सर क्या करेगी इस पर? एक मिनट सुन लीजिए, मैं बता रहा हूं क्या करना है। सरकार क्या करेगी वो तो मुझे लगता है सरकार क्या करेगी, FIR करेगी, कोर्ट में घिसटेगी, वो तो अलग है। ये एक राजनीतिक लड़ाई लड़ने को जुड़ा। आज भारतीय जनता पार्टी को कम से कम हजारों समर्थकों के साथ आज सोनिया और राहुल के दरवाजे पर घेर करके उनको पूछना चाहिए, देश से इस्तीफा मांगो। कल की इतनी ये रिचुअल जो कुछ भी किया है अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने, वो एक दैनिक रिचुअल है। जैसे शाम में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस 15 अगस्त की इतनी बात कर रहे हैं, तो एक लाइन में बोल दूं, प्रोफेसर झारखंड के मसले पे प्रोफेसर साहब ने जितनी बात बोली मैं उसमें शामिल हूँ, जितनी, क्योंकि जो लोग नहीं कर रहे आंदोलन, लेकिन जो नेहरू से राहुल गांधी तक हर दिन हर मिनट बोलने वाले झारखंड के सांसद हैं निशिकांत दुबे, वो क्यों चुप है? और भारतीय जनता पार्टी को तो किसी ने नहीं रोका, वो तो विपक्ष में बैठी हुई पार्टी है, वो क्यों नहीं खड़ी हो रही है हेमंत सोरेन के खिलाफ या इन बच्चों के खिलाफ? तख्तियां लेकर पहुंचे थे और सिर्फ राहुल दुबे साहब तो निशिकांत दुबे, वो राहुल पर सेंट्रिक ज्यादा रहते हैं, राहुल गांधी से उन्होंने सवाल पूछा था। अपने स्टेट पर तो सेंट्रिक हुआ, अपने स्टेट के बच्चों को तो देखें। अब देखिए, बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। कल के उनके बयान की, कल के उनके संबोधन की चर्चा हो ही रही है। उन्होंने एक और ऐलान किया, लाल किले की प्राचीर से बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने कहा कि आधुनिक समय की चुनौतियों से निपटने के लिए सिविल वॉलंटियर्स का बहुत बड़ा वाइब्रेंट नेटवर्क तैयार किया जाएगा। ये सिविल वॉलंटियर इमरजेंसी जैसे हालातों में लोगों की मदद करेंगे। किले से घोषणा कर रहा हूं कि हम आने वाले दिनों में सिविल डिफेंस का एक वाइब्रेंट नेटवर्क खड़ा करेंगे, आधुनिक व्यवस्थाओं से उनको परिचित कराएंगे, आधुनिक संकटों से नागरिकों को रक्षा करने की क्या व्यवस्था हो सकती है, एक बहुत बड़ा वॉलंटरी फोर्स सिविल डिफेंस का आधुनिक चुनौतियों को पार करने वाला हम बनाने वाले हैं। मेरे पे क्या हुआ? अब देखिए, सिविल वॉलंटियर्स की बात जो प्रधानमंत्री ने की है, अब ये सिविल वॉलंटियर्स का क्या स्वरूप होगा, इनका क्या काम होगा, गांव-गांव में इनकी तैनाती होगी, या जिस तरीके से अपने देश में हालात कभी-कभी पैदा होते हैं, उन हालातों से निपटने के लिए सिविल वॉलंटियर्स की तैनाती होगी, इसका स्वरूप क्या समझ में आ रहा है समीर जी आपको? देखिए, मुझे लगता है कि देश का प्रधानमंत्री हो तो ऐसा होना चाहिए कि सिविल वॉलंटियर्स को लेकर उन्होंने जिस तरीके से बताया कि सिर्फ वो सरकार चलाने की चिंता नहीं करते, वो समाज के अंदर किस तरीके से समाज मजबूत है उसकी भी चिंता करते। ये प्रधानमंत्री मोदी ने समाज को संदेश देने की कोशिश की है कि सारा काम सरकार के माध्यम से नहीं हो सकता, सारा काम
पुलिस और प्रशासन नहीं कर सकती, समाज को भी इसके लिए आना होगा। और मुझे लगता है कि सिविल वॉलंटियर्स के माध्यम से समाज के अंदर लोगों को जागरूक करना, उनके अधिकारों के बारे में बताना, और असामाजिक तत्व अगर कहीं पर है तो उनको आइडेंटिफाइड करना का भी काम होगा। अब इसका पूरा विस्तार कैसे आएगा, राज्य सरकारें कैसे करती, खबर ये आ रही है कि योगी आदित्यनाथ ने इसको बहुत गंभीरता से लिया है कल, और उन्होंने इसके संदर्भ में अधिकारियों से कहा है कि सिविल वॉलंटियर्स को कैसे हम उत्तर प्रदेश के अंदर अपने जिलों में एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कैसे उनके साथ साधन संसाधन और सुविधाएं दे सकते हैं, क्या उसमें राज्य सरकार की भूमिका होगी, क्या सोसाइटी की भूमिका होगी, क्या बाकी किस तरीके से उनको अपन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उस पर चर्चा शुरू हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश पहला राज्य होगा जहां बड़े स्तर पर सिविल वॉलंटियर्स की हमें तैनाती दिखेगी। जरूरत क्यों आन पड़ी, इसका जिक्र क्यों किया गया? नहीं, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री इसलिए कि भारत इतना बड़ा देश है और हर काम सिर्फ ये सोच रहा है कि सरकार कर देगी, हर काम पुलिस कर देगी, हर काम कोई संस्था कर देगी। तो प्रधानमंत्री ने कहा कि भाई इसे थोड़ा डाइवर्सिफाइड कीजिए, सिविल वॉलंटियर्स होंगे तो तमाम चीजें उनके माध्यम के होगी और उनको जो समाज की चीजें पता होंगी वो सरकार से कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं और कई चीजों वो मध्यस्थता की भूमिका भी निभा सकते हैं। ओवरऑल सरकार की ये कोशिश है कि भाई जनता का पार्टिसिपेशन भी हो, सोसाइटी में लोगों की भी एक जिम्मेदारी है, वो भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करे। तो वो कैसे करे, तो सिविल सोसाइटी बनाकर सिविल सोसाइटी में ऐसे लोगों को जोड़ा जाए जो समाज के प्रभावशाली लोग हो, जिनका समाज में सम्मान हो, जिनकी बात सुनी जाती हो, जो आसपास के सोसाइटी को, लोगों को, अपने मोहल्ले को और शहर को बेहतर समझते हो, तो वो सरकार के साथ मिलकर, समाज के साथ मिलकर एक बेहतर सोसाइटी और समाज बनाने में भूमिका निभाए। यह प्रधानमंत्री मोदी का एक विचार है। अब इसको राज्य सरकार किस तरीके से आगे लेकर जाती है, यह देखने वाली बात होगी। जिस तरीके से बाकी देशों में हम देखते हैं विजय जी, होम फ्रंट होता है, इजराइल की बात कर लें, होम फ्रंट है, क्या इसी तरीके की एक फोर्स तैयार करने की तैयारी है? मुझे कोई आइडिया नहीं है कि प्रधानमंत्री जी ने एक तो क्यों कहा है और उसका क्या स्वरूप होगा। जब तक स्वरूप सामने नहीं आए तब तक एक बेहतर नारे के तौर पर मैं उसको देखता हूँ। अभी एक साल पहले, कुछ समय पहले मैंने एक और बात सुनी थी कि हमारे पास ऐसा संगठन है जो 3 घंटे में सेना के तौर पर खड़ा हो सकता है। तो ऐसे स्लोगन्स चलते रहते हैं लाल किले से। उसका स्वरूप जब सामने आए कि कैसे सरकार के या प्रधानमंत्री जी के दिमाग में है कि सिविल वॉलंटियर्स को क्या तो डिजाइन होगा, क्या हो सकता है, क्या वो एक पॉलिटिकल फोर्स के तौर पर देख रहे हैं। जैसे एक पॉलिटिकल फोर्स को मैं प्रधानमंत्री जी की, आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो उन्होंने सिविल वॉलंटियर्स के नाम पे अपने पूरे कार्यकर्ताओं की एक पूरी टीम खड़ी कर ली थी। तो वो आइडिया है सिविल वॉलंटियर्स कैसे होंगे। जो हमारे यहाँ सिविल डिफेंस सिस्टम है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, पुलिस काम कर रही है कि नहीं कर रही है, तो क्या उनके दिमाग में है, ये मुझे अभी बहुत क्लैरिटी नहीं है उस बात को लेकर। आपको क्लैरिटी है संगीत जी? देखिए, क्लैरिटी तो नहीं है अभी, चूंकि उसका फ्रेमवर्क पता नहीं लगा है और स्ट्रक्चर भी पता नहीं लगा है, तब तक तो ऐसे ही बात की जा सकती है। लेकिन जब जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था तो एक बात मैंने सुनी थी, वो किरण बेदी ने कहा टेलीविजन पर कि जितने भी पुलिस फोर्स हैं, दिल्ली पुलिस फोर्स के पास भी सिविल डिफेंस सिस्टम है। कायदे से लाठी वाले से पहले उस सिविल डिफेंस सिस्टम को लगा लेना चाहिए था। दूसरी बात, पहले होता क्या था कि पंचायतों के अंदर सिविल डिफेंस फोर्स होते थे जो रात्रि के पहर पहले गांव में चोरी वोरी हो जाया करती थी, डकैती हो जाया करती थी, पहरेदारी करते थे, तो पहरेदारी का काम करते थे। एक प्रकार का वो सुरक्षा कवच देते थे रात्रि के दौरान गांव में। क्या जो विजय जी कह रहे हैं वह भी एक स्वरूप हो सकता है और उनकी एक सैलरी बांधी जा सकती है कि मासिक सैलरी उनकी हो जाए। मान लेते हैं देश के अंदर ऐसे 2 करोड़ युवा हों जिसमें महिलाएं भी हों और पुरुष भी हों, 2 करोड़ हो, 4 करोड़ हो, उनको 10,000 प्रति माह के ये से या 20,000 रुपये से दे करके, अब मुझे नहीं मालूम है कि वो कितना हो सकता है आंकड़ा, लेकिन क्या इसी प्रकार से गांव से लेकर के ब्लॉक तक का एक इस प्रकार का डिफेंस फोर्स बनाने की हो जिसमें इस प्रकार के जैसे आप लाठी चला देते हैं, उससे पहले उनको समझाने का, बुझाने का, रोकने का जो भी प्रयास हो सकता है जो अहिंसक हो, क्या उस प्रकार इसका क्या स्वरूप होगा, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। होमगार्ड सिस्टम हमारे यहाँ चल रहा है वैसे। हाँ, ये क्यों कहा, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है, ये सरकार क्या फैसले लेती है, ये देखने वाली बात है। क्या नेतन्याहू को कुर्सी जाने का डर सता रहा है? 2 महीने बाद इजराइल में चुनाव होने वाले हैं। इस बीच एक सर्वे सामने आया है जिसे लेकर नई बहस छिड़ गई है। दरअसल पूर्व आर्मी चीफ गादी ने नेतन्याहू को इस सर्वे में पीछे छोड़ दिया है। आइजन कोट यशार पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं। सर्वे बताता है कि इस चुनाव में आइजन कोट
की पार्टी को 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को 21 सीटें मिलने का अनुमान है। यही बात नेतन्याहू को परेशान कर रही है। इजराइल की संसद को नेसेट कहा जाता है। यहां कुल 120 सीटें हैं, बहुमत के लिए 61 सीटें होना जरूरी है। सत्ताधारी खेमे में नेतन्याहू की लिकुड पार्टी अभी सबसे बड़ी है और उन्हें 4 और दलों का समर्थन है, जबकि विरोधी खेमे की सबसे बड़ी पार्टी यशार है, जिसका नेतृत्व पूर्व आर्मी चीफ करते हैं। उनके साथ 3 पार्टियां हैं। इजराइल में 27 अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं और इस नए सर्वे ने अब नेतन्याहू की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं, उनकी परेशानी बढ़ा दी है, क्योंकि इस सर्वे में नेतन्याहू पिछड़ गए हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा अब इजराइल में या इजराइल की रणनीति में, हर्षवर्धन जी, अगर वो सर्वे में पिछड़ रहे हैं और उनकी विरोधी पार्टी आगे निकल रही है? तो देखिए, एक तो ये कि वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो, जैसे हमारे यहाँ एक समय में सिर्फ फ्रॉड सेकुलर पॉलिटिक्स चलती थी, उसमें भाजपा एक अल्पसंख्यक पार्टी की तरह थी, ऐसे ही वहाँ सारी पार्टियाँ वो नेशनलिस्ट पार्टी है। तो हम लोगों के समझने के लिहाज से ये मत समझिए कि नेतन्याहू जाएंगे कोई और आएगा तो कुछ अलग परिदृश्य होगा, लेकिन अभी के संदर्भ में इसको समझा जाना चाहिए। अब पिछले कुछ दिनों से कोई बड़ी चर्चा नहीं आ रही है, कोई उस तरह का बहुत बड़ा धमाका नहीं हो रहा है, लेकिन अगर नेतन्याहू पिछड़ते दिख रहे हैं तो वो फिर जो बॉर्डर फ्रंट है ना, उसको थोड़ा सा और, जिसको कहते हैं कि एक्सप्लोसिव करने की, एग्रेसिव करने की वो कोशिश कर सकते हैं। तब शायद वो जो लड़ाई चल रही है उस लड़ाई को और ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। पिछले कुछ समय से जो गाजा पर, क्योंकि गाजा का जो पीस प्लान था उसके लिए फंडिंग नहीं हो पाई, ट्रंप की लाख कोशिशों के बावजूद अभी तक उसके लिए फंड इकट्ठा नहीं हो पाया है। तो जो प्लान शुरू होना था वो प्लान ही नहीं शुरू हुआ है, मतलब इसको कहते हैं ना कि पहला कदम भी नहीं रख पाए। तो उस पर कुछ खबर हो सकती है, क्योंकि नेतन्याहू के लिए ये इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जा रहा है कि नेतन्याहू के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं, जिसमें ट्रंप ने कहा था कि आप लोगों को उसको अब छोड़ देना चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, उनको ये लगता है कि अगर हम सत्ता से गए तो हमारे खिलाफ वो मामला गंभीर हो सकता है। इसलिए शायद इन दोनों फ्रंट पर नेतन्याहू नए सिरे से आक्रामक रणनीति बना सकते हैं। अब क्या ये उनकी आखिरी पारी हो सकती है? क्या वाकई में परिवर्तन हो सकता है? यह भी सर्वे है विजय जी जो आए हैं, और इस सर्वे में उनकी पार्टी पिछड़ तो रही है, लेकिन क्या नेतन्याहू कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे उनकी पॉपुलैरिटी जो कम हुई है अपने देश में वो फिर से बढ़े? देखिए, करप्शन के मामले तो उन पर चल ही रहे हैं और इसलिए बार बार ये कहा जाता रहा कि जितने युद्ध की स्थिति या जो भी हमले उन्होंने किए उसकी बड़ी वजह ये थी कि वो उस भ्रष्टाचार के इशू को अपने से दूर रख सकें और एक नेशनलिस्टिक जो फ्लेवर है, फर्वर है, उसको मजबूत कर सकें। और ये बात ठीक है कि वहाँ इजराइल में ओवरऑल एक ये नेशनलिस्टिक फर्वर का पॉलिटिक्स में दबाव है। तो कोई भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, और फर्क पड़ेगा तो ये पड़ेगा कि वो इनसे ज़्यादा एग्रेसिव होगा, वही आ सकता है। उनसे कम एग्रेसिव होने वाला, एग्रेशन वाला आदमी वहाँ पर सत्ता में नहीं आएगा। पिछले 6 महीने देखें आप, या 3 महीने देखें खासतौर से, ये जो ईरान का मसला हुआ, ईरान यूएस का, ये लड़ाई तो इजराइल से शुरू हुई थी, लेकिन आज वहाँ पर इजराइल पिछड़ गया, वो इशू में ही नहीं है। बल्कि कई बार तो लगता है कि ये लड़ाई में इजराइल है कि नहीं है, केवल ट्रंप साहब और ईरान चुनाव वो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उससे भी एक असर पड़ा है कि क्या हो रहा है। गाजा की अभी चर्चा की, उसमें भी वहाँ पर कोई काम नहीं हो पाया। ईरान को लेकर लग रहा था कि ईरान को ख़त्म कर देंगे, वो काम भी नहीं हो पाया। वहाँ सत्ता परिवर्तन भी नहीं हो पाया। तो उन सब में ईरान के, इजराइल के लोग हो सकता है ये समझ रहे हो कि ठगा महसूस कर रहे हो कि भाई ये बंद तो इतने बहादुर रहे थे और वो हुआ नहीं है वहाँ पर, वो एक बड़ी वजह है। तो अब क्या, और अभी मुझे स्थिति ऐसी नहीं लग रही नेतन्याहू की कि वो ट्रंप के साथ मिलकर, क्योंकि ट्रंप भी आजकल उनको बहुत भाव नहीं दे रहे हैं, तो उसमें अब या तो एक बड़ा कोई धमाका वो कर दें नेतन्याहू, तब तो कुछ हो सकता है, नहीं तो फिर उनके करप्शन वाले मामले और वो उससे बचना चाहते हैं, उस पर काम होगा। लेकिन इजराइल का कोई रुख बदल जाएगा ये नहीं समझना चाहिए हमें, चाहे कोई भी आ जाए, नेतन्याहू रहें या नहीं रहें। बल्कि इसको समझिए कि यदि नेतन्याहू नहीं रहेंगे तो वो इस समय और एग्रेसिव होने की कोशिश करेंगे चुनाव से पहले, और जो आएगा वो उनसे ज़्यादा एग्रेसिव होगा। यानी जितने भी फ्रंट इजराइल ने खोले, उन फ्रंट पर इजराइल को बताने के लिए नेतन्याहू के पास कुछ नहीं है। ये वजह है समीर जी की पॉपुलैरिटी कम हो रही है? नहीं, यशार पार्टी का जो आइजन कोर्ट है उन्होंने एक बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि भाई जब इतना बेंजामिन नेतन्याहू स्ट्रांग थे तो कैसे मुट्ठी भर लोग आकर हमारे देश के अंदर हमला करके चले गए और हमारे आयरन ड्रोन ने काम नहीं किया और हमारे लोगों को बंधक बना लिया। उन्होंने लोगों का स्थानीय सेंटिमेंट को लिया कि जो देश का सबसे ताकतवर व्यक्ति आपको ये भरोसा दे रहा था कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वहां पर कैसे आतंकवादी लोग अपने देश में घुसकर आकर इतना बड़ा आतंकी हमला करके चले गए और उसके बाद भी हम इतने लंबे समय तक युद्ध में रहे और युद्ध की परिणति क्या हुई। तो मुझे लगता है कि
ठीक है, ये बेंजामिन नेतन्याहू ये लगातार कह रहे हैं कि भाई हमने ईरान पे जिस तरीके से हमला किया, अमेरिका ने हमारा साथ दिया, हमने जिस तरीके से लेबनान पर हमला किया, वहाँ पर हमने अपना सीमा को विस्तार दिया, ये तमाम बातें वहाँ पर उपलब्धि के रूप में गिना रहे हैं। लेकिन एक बड़ा वर्ग है वहाँ पर इजराइल का जो कह रहा है कि भाई इतना करने के बाद भी अंतिम परिणाम क्या है, इस बात की क्या गारंटी है कि भविष्य में ये नहीं होगा और ईरान को आप पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाए, अमेरिका के साथ आपके संबंध फिर खराब हो रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं जाकर ईरान की बड़ी जनता, इजराइल की बड़ी पॉपुलेशन को ये लग रहा है कि इस पूरे संकट से और युद्ध का असर, भले ये कहा जाए कि भाई ईरान ने लेबनान को खत्म किया, इजराइल ने लेबनान को बहुत खत्म किया, इजराइल ने बहुत ज्यादा ईरान को अंदर घुस के मारा अमेरिका के साथ मिलकर, कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। कई मिसालें जो जाके गिरी है इजराइल के अंदर, इजराइल को भी फाइनेंशियली बहुत नुकसान हुआ है, लोग भी वहां बहुत परेशान हुए। तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर ये कितना लंबे समय जो युद्ध खींचा है उसका असर इजराइल की जनता पर भी लगा है, तो जनता को थोड़ी नाराजगी होगी। अब वो अपनी जनता को कैसे कन्विंस करते हैं ये देखने वाली बात होगी। तो वो क्या कोई बड़ा आक्रमण करते हैं ये देखने वाली बात होगी, या ये चुनाव में लोगों को बताते कि भाई मेरे कारण आप इतने सुरक्षित हो पाए। लेकिन वहां ऐसा नहीं, कोई भी जीत कर आए वो इतना ही आक्रामक रहेगा, उसकी मतलब जो ताकत थोड़ी कम या ज्यादा लगा सकता है, लेकिन आक्रामकता उसकी यही रहने वाली है। क्योंकि जिस तरीके से इजराइल घिरा हुआ है वहां पर, कोई भी देश इस मामले में अपने आप को कमजोर सिद्ध करने के लिए या एक दोस्ती यारी या थोड़ा एक शांत दिखाने की कोशिश नहीं करेगा। आइजल कोर्ट भी कह रहे हैं कि भाई कई मोर्चों पर नेतन्याहू फेल हो गए, उन मोर्चों पर मैं सफल हूंगा और ईरान को पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। तो वो तो ईरान को पूरा खत्म करने की बात कर रहे हैं, जो इजराइल उनकी नजर में नेतन्याहू नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं कि अक्टूबर तक समय है, अभी 2 महीने का समय है, क्या नेतन्याहू कर पाते। फिलहाल कड़ी चुनौती, और सीट भी बहुत ज्यादा नहीं, 120 सीटें, 61 सीटें लगती हैं, 8 से 10 पार्टियां हैं, तो आपस में मिलकर सरकार बनाती है। गठबंधन भी वहां बहुत आसानी से टूटते बिखरते रहते हैं। तो क्या नेतन्याहू किसी और गठबंधन को जोड़कर किसी और को बना देते हैं या खुद बनते हैं, देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल जरूर चुनौती उनके सामने है। अब देखिए, जिस युद्ध की शुरुआत इजराइल ने की थी उस युद्ध की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि उसमें वो नजर नहीं आ रहा। ईरान और अमेरिका के बीच में अब बाजी फंसी हुई है। यहाँ शांति की बात दोनों ही कर रहे हैं, लेकिन मिडिल ईस्ट अभी शांत नहीं है। ईरान हॉर्मूज में अपनी किलेबंदी को लगातार मजबूत कर रहा है। ईरान ने हॉर्मूज में यूएई के एक और जहाज को टारगेट किया है। ये एक सप्ताह में तीसरा मौका है जब ईरान ने यूएई के जहाजों को निशाना बनाया। हॉर्मूज में जहाजों पर बरस रहे बारूद के बीच ट्रंप ने बड़ा दावा किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि ईरान ये जंग बुरी तरह हार रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर अमेरिकी सेना का कंट्रोल है। Defeating Iran, which is being very badly defeated. Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States. Essentially, that's what it is. We have the blockade. No ships get through unless we want them to. अब ट्रंप ने जीत का दावा किया तो इस दावे पर ईरान का भी जवाब सामने आया। ईरानी सेना ने ट्रंप के दावे को बेबुनियाद करार दिया। های واهی آمریکا مبنی بر عبور و مرور عادی شناورها از تنگه هرمز که نشان از استیصال و درماندگی ارتش آن کشور است، کذب و دروغی بیش نیست. اعلام می‌گردد تنگه هرمز همچون گذشته تحت مدیریت کامل و کنترل جمهوری اسلامی ایران می باشد و هیچ کشتی تجاری و نفتکشی بدون مجوز و نظارت نیروهای مسلح مقتدر ایران امکان تردد امن از این تنگه را نداشته و نخواهند داشت. अब सिर्फ बयानों की बात करें संगीत रागी जी, तो ट्रंप तो बार बार अपने बयानों से ईरान को जीतने का दावा करते हैं। बयानों में तो उन्होंने जीत लिया, लेकिन आखिर में स्थिति तो यह है कि दोनों ही देश फंसे हुए हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की इस लड़ाई में। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल की थोड़ा बात कर लें तो इजराइल में वाकई जो 15 प्रिंसिपल्स जो था वो गाजा को लेकर के अमेरिकन की तरफ से जो आया था उसको इजराइल मानने के लिए तैयार आज के दिन में भी नहीं है। बीच में हुआ कि हम वो मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन कल की भी घटना यदि आप देख लें तो कल साउथ लेबनान में इजराइल ने बमबारी की है, फिर से बमबारी की है और जो है वो वहाँ पर 11 नागरिक मरे हैं। दूसरी बात हुआ था कि हम पीस प्लान मान लेंगे यदि हमास पूरी तरीके से डिसआर्म कर दें। बीच में हुआ कि हमास ने कहा है कि हाँ, अमेरिका ने कहा कि हमास मान गया है, लेकिन हमास के जो प्रवक्ता है उसका उत्तर आया है कि हम पूरी तरीके से नहीं डिसआर्म करेंगे, अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में क्या
गाजा का पीस प्लान लागू हो पाएगा, मुझे नहीं लगता है। ऐसी स्थिति में जो था कि फेज वाइज जो विड्रॉल होगा इजरायली आर्मी का, वो अभी रुक गया है। तो जहाँ तक एक स्टेज का पूरा होना था, एक पहला जो चौकी खाली करके वो लोग पीछे हटे थे जितने किलोमीटर, उसको उन्होंने एक ढंग से आप कह सकते हैं कि बफर जोन के तौर पर क्रिएट कर दिया है, लेकिन उससे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है इजराइल। आज के दिन में ये स्थिति है और इजरायली प्रेसिडेंट का स्टैंड बहुत साफ है। इजराइल अपने इंटरेस्ट को प्राथमिकता देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। वो अमेरिका से कन्फ्रंट नहीं करना चाहता है, लेकिन इसके साथ ही वह अपने जो वाइटल नेशनल इंटरेस्ट है उसको वो सब्जुगेट नहीं करना चाहता है, यानी दूसरे के हवाले नहीं करना चाहता है। अब रही अमेरिका की बात, कल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा, हालांकि अभी तो वो कह रहे थे बहुत शाबाशी के साथ कह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको देखते हुए, जो लड़ाई चल रही है उसको देखते हुए अमेरिकन्स को जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसकी ज़्यादा कीमतें चुकाने के लिए तैयार रहनी चाहिए। तो ये दोनों बातों में बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन है। इसलिए कंट्राडिक्शन है क्योंकि एक तरफ यदि आप ये कहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हमारा कंट्रोल है, तो इसका मतलब है कि जितने वेसल्स निकल रहे हैं वो उनको निकलने चाहिए थे, लेकिन डेटा ऐसा बता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो पहले प्रतिदिन 170 वेसल्स निकलते थे वो नहीं निकल रहे हैं। अब ईरान ने कहा है कि ओमान के साथ से पहले एक बात निकल करके आई थी कि भाई जाएगा एक तरफ से, आएगा दूसरी तरफ से, यानी ईरान और ओमान दोनों मिलकर के बांट लेंगे। बाद में तय किया जाएगा कि उस पर कितना सरचार्ज लगाना है नहीं लगाना है, इसको बाद में करेंगे। लेकिन ये चीजें मान ली जाए कि जहाज का आना जाना एक ही रूट से नहीं बनेगा। जो नया रूट तैयार हुआ है जो ओमान के तरफ से नजदीक से जा रहा था, उस पे भी ईरान का स्टम्बन है कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि एक अल्टरनेटिव रूट के तरफ जो हालांकि खतरनाक था उसको जब चुना गया कि ओमान के तरफ से जहाज आएंगे जाएंगे, उस पर भी ईरान का यह कहना था कि यदि ऐसा भी होगा तब भी हम अटैक करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका असर होते हुए दिखा है कि बहुत सारे ऐसे हैं जो सेलर्स जो हैं वो उस रास्ते से आने का खतरा मोल नहीं लिए। तो अभी तो मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका जो कह रहे हैं उनके बातों में बहुत ज़्यादा दम नहीं है। कल एक और बड़ी खबर आई कि एशिया से एक अंतिम जो एयरक्राफ्ट कैरियर था उसको भी पश्चिम एशिया की तरफ मूव करवा दिया गया है। यानी अमेरिका क्या अपने जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर हैं उन सबों को वहां पर ला करके लड़ाई को नए सिरे से लाना चाहता है। दूसरी एक खबर निकले कि अमेरिका एक नया ड्रोन का फोर्स, जिसे हम कंटिंजेंट कहते हैं, वो एक तैयार कर रहा है क्योंकि उनके ड्रोन डिप्लीट्स कर गए हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में वो कितना दिन अभी समय बाई करके फिर नए तरीके से फार्म और एग्रेसिव युद्ध करेंगे। लेकिन ये लड़ाई की लंबा खिंचता हुआ दिख रहा है और निगोशिएशन हमें सामने कोई दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, दोनों ही देश इसमें फंसे हुए हैं, चाहे अमेरिका की बात करें चाहे ईरान की बात करें। अब आइए बांग्लादेश की भी बात कर लेते हैं, जिनके प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आ रहे हैं, अपने पहले भारत दौरे पर आ रहे हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान इसी महीने पहली बार भारत दौरे पर आ सकते हैं। उनके भारत दौरे की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, लेकिन दौरे को अंतिम रूप देने से पहले दोनों देशों के बीच कुछ अहम मुद्दों पर सहमति बनना बाकी है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री का कहना है कि तारिक रहमान का भारत दौरा उनके तय कार्यक्रमों और द्विपक्षीय बातचीत में प्रगति पर निर्भर करेगा। इनमें सबसे बड़ा मुद्दा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का है। सूत्रों के मुताबिक बांग्लादेश चाहता है कि शेख हसीना को भारत में राजनीतिक गतिविधियां चलाने या राजनीतिक बयान देने की अनुमति ना दी जाए। शेख हसीना अगस्त 2024 में सत्ता से हटने के बाद से भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश का आरोप है कि वो भारत में शरण लेने के बाद भी लगातार राजनीतिक बयान दे रही हैं। इससे दोनों देशों के बीच संबंध प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में जो एक कॉन्फ्रेंस में जुड़ी थी शेख हसीना, उसके बाद से बांग्लादेश में और चर्चा शेख हसीना को लेकर होने लगी। और इस बीच अब तारिक रहमान भारत आ सकते हैं, ऐसी बातें तो हो रही हैं, तैयारी भी चल रही है, लेकिन शेख हसीना वाली ये शर्त बीच में बांग्लादेश की तरफ से रखी गई है। विजय जी, बातचीत चल रही है, इस पर बड़ी बात हुई है और ये मोमेंट भी हुआ जब भारत ने दिनेश त्रिवेदी जी को, एक पॉलिटिकल लीडर को वहाँ पर हाई कमिश्नर बनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री जो रहमान साहब हैं उनसे भी मुलाकात की है, ये सारी बात हुई है। बात काफ़ी आगे बढ़ गई। रहमान साहब का आने का प्रोग्राम करीब करीब तय है। और जो मुझे जानकारी मिली है, कल ही इस पर मैं चर्चा कहीं कर रहा था, तो
विदेश मंत्रालय और भारत सरकार शायद जब तक रहमान साहब का भारत में दौरा हो तब तक शेख हसीना को भारत की बजाय कहीं और मूव करने, शिफ्ट करने की बात करते हैं। वो इस बहाने से कि वहाँ पर कोई कार्यक्रम है उनका, इस बहाने से भी उनको भेजा जा सकता है, क्योंकि रहमान साहब की ये शर्त है कि कम से कम वो ना रहें, दिल्ली में तो ना हो। तो वो भी बात है, राजस्थान में भी कोई जगह उनके लिए देखी गई है, लेकिन कोशिश ये है कि हिंदुस्तान में वो ना रहें। और भारत जो कि होगा नहीं, हाँ जो कि होगा नहीं, हाँ, तो वो लेकिन प्रधानमंत्री चाहते हैं, रहमान भी चाहते हैं कि हम दोनों देशों के जो रिश्ते हैं वो बेहतर हो पाएँ और उसमें शेख हसीना किसी तरह से कड़ी ना बने, मतलब बाधक ना हो, उस पर कोशिश हो रही है विदेश मंत्री के। आप सोचिए ना, ये भी कम होता है जो हाई कमिश्नर बनाया है दिनेश त्रिवेदी को, वो कैबिनेट रैंक उनको दी गई है। कैबिनेट रैंक देने का मतलब ये हुआ है कि उनको विदेश मंत्री से बात करने की सीधे या विदेश सचिव से बात करने की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट कर रहे हैं। तो इससे भी आप उस पूरे रिश्ते को, गंभीरता को समझ सकते हैं कि भारत सरकार उस पर कैसे देख रही है। ये एश्योरेंस उनको दिया गया है और वो खुद निर्णय कर सकते हैं, दिनेश त्रिवेदी। तो ये भी बहुत बड़ा फैसला है। आमतौर पर हाई कमिश्नर्स को MOS का जो रैंक होती है उसके से ज़्यादा दर्जा नहीं दिया जाता, लेकिन वहाँ उनको कैबिनेट रैंक दी गई है और वो इस समय सीधे प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट कर रहे हैं। ठीक, अब देखिए तारिक रहमान तो पूरी तैयारी कर रहे हैं। उनकी अपनी पार्टी BNP की तरफ से भी थोड़े से विरोध वाले सुर हैं और NCP जो नई पार्टी बनी वहां पर आंदोलन के बाद, उसमें भी विरोध है। वो भी तारिक रहमान का विरोध कर रहे हैं कि जब तक प्रत्यर्पण की बात ना हो तब तक तारिक रहमान को भारत नहीं आना चाहिए। ऐसे में क्या ये कोशिश समझे हर्षवर्धन जी कि दोनों ही देशों के बीच के संबंध बेहतर हो सकते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भारत ने तो कभी संबंध खराब किए नहीं, इसको यूँ समझना चाहिए। क्योंकि खालिदा जिया थी तो उनको लगता था कि शेख हसीना के रिश्ते भारत से अच्छे हैं, तो इसलिए हमारे रिश्ते कैसे हो सकते हैं, नंबर 1। दूसरा, वहाँ की जो जमात और जो कट्टर इस्लामिक फोर्सेस थी उसको खालिदा जिया सपोर्ट करती थी। अभी तारिक रहमान लौट कर आए हैं, खालिदा जिया अब है नहीं, शेख हसीना भारत में है। जो तारिक रहमान के पास अवसर है वो अवसर ये है कि उस छोटे से इस्लामिक मुल्क को वो बेहतर राह पर लाने की कोशिश करें। अब 2 उसमें फोर्सेज हैं जो उनके एकदम नज़दीक में है, एक है चाइना, एक है भारत। दोनों ये चाहेंगे कि हमारे हिसाब से चीज़ें वहाँ ठीक हो, लेकिन भारत के साथ एक अच्छा है कि कोई वो फोर्सफुली कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश नहीं करता है। भारत का चूंकि डेमोग्राफिक स्टेट भी है, स्टेक भी है, यानी वहाँ जो जनता है वो हिंदू जनता, तो भारत का बांग्लादेश में जो एक कहें कि उसकी जो भूमिका है वो अलग है। वो ये चाहेंगे कि तारिक रहमान के साथ एक रिश्ते बेहतर हों, उनकी गवर्नमेंट के भारत की सरकार से रिश्ते बेहतर हों। एक शर्त चिप, चाइना क्या चाहेगा, आधिपत्य चाहेगा। भारत क्या चाहेगा, पाकिस्तान वहां उसका हैंड नहीं होना चाहिए, यानी पाकिस्तान मजबूत न दिखेगा ढाका में तो भारत उस पर कंप्रोमाइज कर सकता है कि हमें कोई हमारे लिहाज से। चाइना का क्या है, उसको ये नहीं चाहिए, उसको अपना आधिपत्य चाहिए। और इन सब के बीच में जो थर्ड फोर्स है, जिसको डीप स्टेट के तौर पर हम जानते हैं, अमेरिकी डीप स्टेट, जिसने ढाका में सत्ता परिवर्तन कराया, लेकिन उससे आगे बात हो चुकी है क्योंकि उन्होंने सत्ता परिवर्तन जो कराया था वो सत्ता परिवर्तन उस तरह से प्रभावी नहीं रहा और फिर चुनाव भी हो गया और जिनको बिठाया था वो साहब पूरी तरह से एकदम जिसको कही उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो मैं ये मानता हूं कि तारिक रहमान को समझ में आ रहा है कि जब बिजली चली गई, बांग्लादेश अंधेरे में डूब गया, तो कौन आया, भारत साथ में आया। जब उनके पास डीजल खत्म हो गया, उनके यहाँ गाड़ियां चलनी बंद हो गई, उनके किसानों को मिलना बंद हो गया, तो कौन आया, भारत आया। और भारत ने उसके लिए कोई शर्त ऐसी नहीं रखी। और सबसे जो बड़ी बात है कि भारत आज भी ये कह रहा है कि आपके यहां से हमारे यहां घुसपैठिए आते हैं, कानून व्यवस्था की दिक्कत है, आप सिर्फ उनको वापस लीजिए, हम एक बेहतर पड़ोसी की तरह रिश्ते चाहते हैं। बस एक ही शर्त है, पाकिस्तान वहां भूमिका में नहीं हो सकता है, ISI का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब देखिए तारिक रहमान भारत आएंगे तो क्या रिश्ते और कितने बेहतर होंगे, शेख हसीना का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। बिहार की आइए बात कर लेते हैं। बिहार के मधुबनी में रोशन यादव की मौत को लेकर बवाल तेज हो गया है। इस पूरे मामले में अब प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर ने मधुबनी के यादव परिवार को इंसाफ दिलाने के लिए कमर कस ली है। बड़ी खबर यह है कि बांकीपुर से विधायक प्रशांत किशोर ने मधुबनी में रोशन यादव के परिवार से मुलाकात की है। रोशन यादव के परिवार के साथ प्रशांत किशोर SSP से भी मिले। पीके ने इस मामले में पुलिस से निष्पक्ष जांच की मांग की है और कहा है कि अगर 10 दिन में
कार्रवाई नहीं होती तो फिर वो दोबारा मधुबनी आएंगे। दरअसल 10 अगस्त को 20 साल के रोशन यादव की संदिग्ध हालत में जेल के अंदर मौत हो गई थी। रोशन का शव फंदे से लटका मिला था। पुलिस ने रोशन यादव को आर्म्स एक्ट के आरोप में गिरफ्तार किया था। रोशन यादव के परिवार का कहना है कि उस पर झूठा केस दर्ज करके उसे अरेस्ट किया गया। परिवार पुलिस पर रोशन यादव को कस्टडी में टॉर्चर करने का आरोप लगा रहा है। कह रहा है कि रोशन को कई दिनों तक थाने में रखकर पीटा गया। हालांकि पुलिस कह रही है कि रोशन ने आत्महत्या की है, लेकिन परिवार का कहना है कि जेल में उसकी हत्या की गई है। परिवार कह रहा है कि पुलिस उनकी सुन नहीं रही, लेकिन अब प्रशांत किशोर ने मधुबनी पहुंचकर इस पूरे मामले को नए सिरे से उठाया है। यहाँ से रोशन यादव नाम के एक लड़के की कस्टोडियल डेथ हुई है, उसको लेकर परिवार का जो इल्जाम है उसके संदर्भ में हम लोग यहाँ के पुलिस पदाधिकारी से मिलने आए थे, एसएसपी साहब से। इस पूरे घटना के दो पहलू। पहला पहलू यह है कि परिवार का इल्जाम है कि उस बच्चे को 27 मई को अरेस्ट किया गया। अरेर के बजाय रहिका पुलिस थाना ने उसको अरेस्ट किया 3 बजे। इनको कोई कागज पे कोई सूचना नहीं दी गई, इनको बताया नहीं गया। 3 दिन के बाद इनको पता चला कि इनका बच्चा रहिका के थाने में बंद है। देखने से ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई क्रिमिनल हैं। इनकी ये माँ है बच्चे की, इनके हस्बैंड की डेथ हो गई है पहले किसी रेल एक्सीडेंट में, इनके पैर में हवाई चप्पल तक नहीं है। 2 इनकी बच्चियां हैं, एक ने आग दिया है और एक बड़ी बहन है। पुलिस के जो यहाँ एसएसपी हैं, पदाधिकारी हैं, उन लोगों ने भी देखा, वो बात को समझ रहे हैं कि और कुछ नहीं तो मानवता के नाम पर इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। 19 साल का इनके लड़के की डेथ हुई है, हत्या हुई है या डेथ हुआ है, तो इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अभी उन्होंने सारी बात स्वीकार की है कि वो इसको तुरंत हर तरह से हर स्तर पे जांच करेंगे और इंसाफ होगा, ऐसा उन्होंने आश्वस्त किया है। अब जिस तरीके से उठा रहे हैं मुद्दे यहाँ पर प्रशांत किशोर, एक नया विकल्प और एक बेहतर विकल्प बनने की कोशिश है हर्षवर्धन जी। नहीं, देखिए प्रशांत किशोर की जो राजनीति है वो बेहतर है। और एक तो सबसे अच्छा मुझे दिखा कि उन्होंने ये नहीं कहा कि इसकी हत्या कर दी, सरकार को, पुलिस को, सबको कह रहे हैं कि एसएसपी से हमारी बात हुई है और हम कह रहे हैं मानवीय आधार पर किया जाए। वो शब्द कह रहे हैं कि हत्या हुई या उसकी मृत्यु हो गई, जो भी है, लेकिन असली पहलू की बात किया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ रह नहीं गया है क्या? कानून व्यवस्था बिहार में क्या बिल्कुल से हाथ से फिसल गई है? भरत तिवारी के बाद ये जो रोशन यादव का मसला आया है, दोनों मसले बड़े गंभीर हैं। और मैंने भरत तिवारी के समय भी कहा था, आजकल समय ऐसा है कि अगर अब मेरे नाम के आगे त्रिपाठी लगा है, वहां तिवारी लगा है, तो 4 लोग इसको भी कर, लेकिन तब भी मैंने कहा था कि अगर किसी ने पिस्तौल उठाई तो फिर वो हकदार नहीं है किसी तरह की मतलब रहम का है कुछ भी, लेकिन उसको गोली मार दी जाएगी। और उसके बाद सरकार का व्यवहार, वहां सम्राट चौधरी की सरकार का व्यवहार बहुत संवेदनहीन रहा। और अब ये रोशन यादव, मेरी समझ में नहीं आता कि बिहार की पुलिस क्या एक मतलब अचानक भूल गई, सब कुछ खत्म हो गया। और हमने तो बड़ा उस वक्त चर्चा की थी क्योंकि नीतीश जी सुध-बुध खो बैठे वाली स्थिति में थे, लेकिन यह हाल हो गया इतनी जल्दी। बिहार की पुलिस को क्या कुछ और समझ में आने लगा है क्या? और ऐसी कई घटनाएं लगातार हुई हैं जो चिंता पैदा करती हैं। ये प्रशांत किशोर एक बेहतर राजनेता के तौर पर उभर रहे हैं, ये एकदम अलग विषय है, उस पर हम अलग से चर्चा कर सकते हैं। मेरी चिंता है कि जिस बिहार में लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त हो गया था और बहुत सी चीजें होनी बाकी हैं अभी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पर अगर इस तरह की चीजें आएंगी और विशेष करके अगर जातीय आधार पर कुछ चीजें होती दिखेंगी तो ये खतरनाक है बिहार के लिए। अब सम्राट चौधरी इस पर क्या कहेंगे, क्या एक्शन लेंगे, ये अब देखने वाली बात होगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी, विजय जी, संगीत रागी जी और समीर चौगावकर जी हमारे साथ आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। कहानी कुर्सी की में आज के लिए बस इतना ही।